गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की नमस्ते हरिहर। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं बिल्कुल समय से, और साथ में हमारे जुड़े हैं सुरेंद्र पाल भैया। तो पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, है ना। श्राद्ध का समय चल रहा है और कल मैं बैठ करके विचार कर रही थी कि हम भी थोड़ा सा जो हमारे घरों में परंपराएं होती हैं, तो 2 वर्ष पहले जनक के दादा दादी जी नहीं रहे, तो हमने भी सोचा कि हम कर ही रहे हैं 2 वर्षों से। और इस क्रम में मैं बाबा जी को याद करने का भी एक रहता है ना, मेरे मन में कहीं ना कहीं मानवीय परंपरा के कुल देवता के रूप में बाबा जी स्वीकार हैं, है ना। तो उस परंपरा में हमारे जो अग्रज हैं, है ना, उस परंपरा में जो हमारे थोड़े से पूर्वज हैं, जो हमसे थोड़े वरिष्ठ हैं, ऐसे सुरेंद्र पाल भैया को आज हमने आमंत्रित किया है। अध्ययन प्रक्रिया, उसमें पढ़ने वाले पड़ाव, है ना, और क्या सतर्कताएं बरती जाएं, ये हमारा विषय रहेगा। बाबा जी के साथ उन्होंने समय बिताया, उनको बहुत पास से देखा है ना, तो उनकी कुछ जो स्मृतियां हैं उन्हें भी शेयर करेंगे, है ना। तो सुरेंद्र पाल भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन विद्या जन संवाद करके इस ग्रुप का हमने नाम रखा है। लगभग आज 27वां सत्र है। रविवार को सुबह में हम एक डॉक्यूमेंट्री के साथ, है ना, डॉक्यूमेंट्री जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ समस्या को बहुत अच्छी तरह से रखने का काम करती है, लेकिन विकल्प को बता नहीं पाती है ना। जो हमारे पास है ना, हमारे पास मतलब हमारी परंपरा में अब उपलब्ध हो गया है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के रूप में। तो उस विधि से हम इस ग्रुप को चला रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया होगा मुझे लगता है इसे करते हुए, है ना। तो इस क्रम में हम वरिष्ठ अध्ययनकर्ताओं को बुला रहे हैं, उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं, और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए भैया, है ना, आपका कैमरा आप ऑन कर सकते हैं। जी जी दीदी, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जी सुबह की, है ना। तो और इतना बढ़िया जनसंवाद आप चला रहे हैं, तो जी सभी को नमस्ते के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वैसे वरिष्ठ कह के बताया है, पर हम सब साथ में ही हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपने को वरिष्ठ मानता नहीं हूँ, है ना। यहाँ पे इस ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसा लगता है कि लगभग साथ साथ ही हम जुड़े हैं और चल रहे हैं। जी पर फिर भी साथ मिलकर, ये अध्ययन है ही सह पठन से अध्ययन, साथ साथ चलने की प्रक्रिया है। तो जी हम सब साथ मिलकर इस पर चल पाएंगे आगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। बिल्कुल। जी। और तो आदरणीय नागराज जी के प्रति तो हमेशा, जैसे आपने कहा, कृतज्ञता रहती है कि जी उन्होंने एक रास्ता दिखाया है जो बहुत बढ़िया, सरल लगता है ना। जी 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 दीदी। बिल्कुल बिल्कुल भैया। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप, है ना, सभा को दीजिए। मैं थोड़ा सा उससे पहले कहती हूँ, हमारी और आपकी पहली मुलाकात बनारस के सम्मेलन में हुई थी, है ना। जी और मुझे ये याद है आपके बारे में कि आप सबसे आगे बैठे हुए थे, उस मुझे लगता है थोड़ा देख रहे थे, युवा गोष्ठी में मैं बैठ के कुछ अपनी बात बता रही थी, कुछ अपनी कहानी बता रही थी, है ना। जी और मैंने हमारे श्रीमान जी जनक, जो टेक्निकली मुझे असिस्ट कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को रन करने में, डॉक्यूमेंट्रीज को खोजना, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत साउंड है ना। हम दोनों जी इंजीनियर हैं, लेकिन वो ज्यादा अच्छे इंजीनियर है ना। मेरा जो मन स्वस्थता वाला हिस्सा है वो मुझे लगता है मैं लूंगी, और मनाकार को साकार करने वाला हिस्सा उनका रहेगा। तो ऐसी हमारी पूरकता। और मैं कुछ बता रही थी, और भैया जी आप बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, तो आप कहते कहाँ हैं जनक भाई, है ना। तो मैं कुछ शेयर कर रही थी, और आप, है ना, आगे ही खड़े होके आपने खूब ताली बजाई, और आपने बोला जनक भाई को आगे आने के लिए कहा जाए। तो मेरा ध्यान एकदम से गया, और मुझे मुझे ये एक पिछले हमारे सत्र में रवि तमगाडगे जी आए थे, और उन्होंने कहा कि जो हमारे ये जब हम सम्मेलन करते हैं ना, तो उसमें, है ना, लोगों को देखना, मिलना, उनकी जो सहजता है उसको देखना, तो मुझे इस बात ने बहुत प्रभावित किया, है ना, कि हमारा आपका कोई वैसे तो जान पहचान नहीं थी, लेकिन मैं वहीं से बैठी देख रही थी कि कैसे लोग एक दूसरे को, है ना, बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, या कैसे कितनी सहजता से लोगों, नहीं जानते हुए भी, है ना, एक अपनापन जैसा मुझे महसूस हुआ था।
तो वो याद एक मेरे साथ है, आपके नाम के साथ वो याद मेरे लिए जुड़ी। मुझे लगता है आपको जी याद भी नहीं आ रही है ये बात। नहीं, ठीक बात है। तो मुझे इतना तो ध्यान है कि आपसे मुलाकात हुई थी, जी, है ना? जी, और अभी अभी जो आपने एक बात रखी उस पे मेरा ध्यान गया, जी, तो है ना, मुझे लगता है उसको कहना उचित ही होगा जी, कि जैसे आपने जनक भाई के साथ में अपनी पूरकता की बात की, है ना? जी, तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि पति-पत्नी का संबंध वास्तव में वो पूरक तो है, जी। पर इस अर्थ में मुझे नहीं लगता है कि एक कोई मनाकार को साकार करेगा और दूसरा मनस्वच्छता पे ध्यान क्योंकि मानव तो पूरा ही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। मानव की परिभाषा देखेंगे तो मनाकार को साकार करने वाला और मनस्वच्छता मनस्वस्थता का आशावादी। प्रमाणित करने वाला, तो वो तो दोनों को ही करना होगा, है ना? बिल्कुल, पर हाँ, पूरकता कई अर्थों में हो सकती है। जी, व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में, है ना? परिवार में जो व्यवस्था है, बच्चों को शिक्षा, पालन-पोषण, उस सब में पूरकता है। समझना तो दोनों को ही आवश्यकता होगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना भैया, जो मैंने बात कही वो एक है ना बहुत लाइट वे में कही, लेकिन आपने उस बात को पूरी गंभीरता से रखा, है ना? जी, जी। तो ये इसके लिए भी धन्यवाद। और आपका थोड़ा-सा संक्षिप्त परिचय दीजिए, अभी क्या कर रहे हैं? कब से दर्शन से जुड़े हैं? बाबा जी से मुलाकात कैसे हो गई? है ना? इसकी जी, थोड़ी-सी कहानी सुनाइए, बताइए। अच्छा। जी, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में ही बता देता हूँ, है ना? जी, जैसे आपने कहा कि ऐसे मेरा जो जन्म है वो गाज़ियाबाद के पास एक गाँव है, उसमें हुआ। उसको अभी नोएडा कहते हैं, ज़्यादातर जी, लोग जानते होंगे कि नोएडा में अभी तो वो गाँव नहीं रहा है, अब नोएडा फुल फ्लेज्ड हो गया है। पर वहाँ पे रहते हुए मेरा पहला जुड़ाव निरंकारी मिशन से हुआ। और उसका उपकार ये हुआ कि वहाँ से मुझे ये पता चला कि भई मानव, है ना, कुछ बड़ी चीज़ खाने-पीने के अलावा भी कुछ ज़िंदा रहने के अलावा भी मानव का कुछ बड़ा लक्ष्य होता है जिसको मोक्ष कहते हैं। और वहाँ से मुझे निराकार परमात्मा का तो पता चला और ये कि उसमें विलय हो जाना एक तरह से मोक्ष होगा। तो उसको लेकर चला, फिर कॉलेज में आए तो बहुत सारे दोस्त मिले, उनके साथ विवेकानंद जी, ओशो, जिद्द कृष्णमूर्ति और बहुत सारा हिंदी साहित्य, भगवती चरण वर्मा, जैनेंद्र जैन, इन सबको पढ़ने का मौका मिला। और कॉलेज में ही जो मैंने सिविल इंजीनियरिंग की दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली से, तो वहाँ पे विपश्यना का पता चला। तो मेरी एक जिज्ञासा, परमात्मा को तो मैंने स्वीकार कर लिया जिसको आदरणीय नागराज जी ने व्यापक के रूप में बताया है, वहाँ पे निरंकारी मिशन भी उसको ही परमात्मा बताता है। हालाँकि फ़र्क इतना है कि वो उसको कर्ता के रूप में बताते हैं और यहाँ पे हम उसको कर्ता के रूप में समझ रहे हैं। परंतु मेरी जिज्ञासा ये ज़्यादा रही कि मैं कौन हूँ? क्योंकि ऐसा बताते हैं और सुनते आए बचपन से ही कि आत्मा अमर है और मैं अमर हूँ। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रही कि भई मैं आखिर ऐसी क्या चीज़ हूँ जो अमर हूँ और वो क्या है? तो उसके बारे में वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया निरंकारी मिशन में, या बहुत ज़्यादा पढ़ने से, है ना? गीता को भी पढ़ने से बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी आत्मा के बारे में नहीं मिल पाई। और फिर विपश्यना किया तो मुझे लगा कि शायद विपश्यना से अपने आप को जाना जा सकता है। ऐसी मेरी स्वीकृति बनी कि विपश्यना बहुत बढ़िया टेक्निक है और लगता है कि इससे अपने स्वयं को कि मैं सही में आत्मा हूँ या क्या हूँ, ये समझा जा सकता है। तो मैंने विपश्यना को करना शुरू किया और धीरे-धीरे फिर एक अब जैसे एमटेक भी किया तो बहुत सारी चीज़ों में और रुझान रहा, जैसे कि अन्ना हज़ारे जी से मिलना शुरू हुआ जब बॉम्बे में रहते थे। तो एक समाज सेवा का पता चला, परंतु उस समय मुझे थोड़ा समाज सेवा के प्रति बहुत स्वीकृति नहीं बन पाई, क्योंकि उसमें मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा जो मित्र मिलते थे समाज सेवा में लगे हुए, या जो अन्ना हज़ारे जी से भी मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा 2 बातें दिखाई दी। एक तो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं दिखते थे और जैसे हुँ, आते थे तो बताते थे कि भई थोड़ा, है ना, चर्च गेट जाना है तो टिकट के पैसे नहीं है, दे दो, या आज खाना खिला दो। तो ऐसी तरह से मुझे लगता था कि भई जब आप खुद ही सक्षम नहीं है, तो हुँ, समाज की सेवा कैसे करेंगे, है ना? ये मुझे बिल बहुत स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं होता था दीदी, है ना? तो मैंने उसी समय थोड़े से अपने लिए 3 चीज़ें बनाई कि एक तो मुझे परिवार ने पढ़ने के लिए भेजा है, तो परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
तो मुझे लगा पहले तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं पढ़ लिख कर थोड़ा उनको आर्थिक मदद दूं, और दूसरा मुझे ये लगा कि मैं खुद भी मतलब एक तरह से दूसरा बात जो मुझे लगता था, ज्यादातर, मैं सबके बारे में तो नहीं कहता हूँ, बहुत अच्छे भी लोग थे, पर ज्यादातर ऐसा मुझे महसूस होता था कि वो लोग अपने क्षेत्र में कुछ शायद नहीं कर पाए और समाज सेवा करने से सम्मान मिलता है, उस अर्थ में भी काफी लोग वहां पे थे। तो मुझे लगा थोड़ा सा एस्केपिज्म जैसा लगा कि समाज सेवा को उन्होंने एस्केपिस्ट की तरह लिया है। तो मेरे मन में ये विचार बना कि मैं मतलब अगर समाज सेवा करूंगा तो पहले मुझे कुछ प्रोफेशनल सक्सेस अपने में लगना चाहिए हाँ। कि मैं कुछ सफल हुआ हूं। तो ये दूसरा मैंने नियम बताया। और तीसरा, जो ज्यादातर समाज सेवा इस तरह से मिलती थी कि भाई लोगों का नशा छुड़ा दो, है ना, स्लम्स में बच्चों को पढ़ा दो, और या गाय को बचाओ, पेड़ लगा दो। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि बच्चों को पढ़ाने से मैं खुद, मेरी समीक्षा कम से कम इन सबको पढ़ते हुए, जैसे मैंने बताया कृष्णामूर्ति, ओशो, निरंकारी मिशन, विपश्यना करते इतनी समीक्षा तो हो गई थी कि कुल मिला के पढ़ाई लिखाई करके फिर वो भौतिकवाद की भाग दौड़ में ही बच्चों को लगाना है। तो अगर मैं वहां संतुष्ट फील नहीं कर रहा हूँ तो इनको पढ़ा लिखा के मैं क्या दूंगा, तो मेरा बहुत स्वीकृति नहीं बन पाती थी। तो मुझे ये लगता था कोई सार्थक चीज मिलनी चाहिए जिसमें लगा जाए। तो तीसरा मैंने नियम ये अपने लिए रखा कि मैं सेवा में या कुछ भी पूरी तरह से तभी लगूंगा जब मुझे कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी। तो ये 3 नियमों को लेके मैं आगे बढ़ रहा था कि पहला, आर्थिक संपन्नता हो जाए मेरी और जी, परिवार की, दूसरा मुझे कुछ सक्सेस दिखनी चाहिए, और तीसरा कोई सार्थक चीज मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल। भैया से उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी लगभग? किस सन की बात है ये? 21 रही होगी दीदी, 21-22, जैसे बीटेक किया और बीटेक करके एमटेक में कर रहा था, तो उस समय अच्छा, ये मैंने निष्कर्ष निकाले थे एमटेक करते हुए, है ना। जी। तो एमटेक कैसे होता है कि 22-23 हो गया होगा शायद, है ना, हुँ, 21-22, 17-4-21-22-23 की बात है। जी। तो ये करते हुए फिर मैंने जॉब किया, और जॉब करते हुए मैं भैया सब बीच में रोक रहा हूँ। आर्थिक जी, संपन्नता और समझ का कंटेंट मिलेगा, दो तो मुझे सुनाई दिया। सेकंड नंबर पे आपने क्या बोला, एक बार रिपीट कर दें। प्रोफेशनल सक्सेस। मुझे लगा कि मुझे अपने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने क्षेत्र में तो कुछ नहीं कर पाया, है ना, और फिर मैं समाज सेवा में जाऊं। तो जो भी मैं काम करूं उसमें मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगना चाहिए कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, ऐसा। उसको प्रोफेशनल सक्सेस बोल देते हैं उस समय के हिसाब से, मैंने ऐसा सोचा भैया। जी। ठीक है, धन्यवाद। किन भैया ने बताया भैया, क्या नाम आपका? हाँ, कृष्ण कृष्ण भैया, कृष्ण भैया, भीलवाड़ा हाँ से हूँ जी। मैं, अच्छा, भीलवाड़ा से हूँ। कृष्ण भैया, जी 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 जी। तो ये आपने तो अगर शिविर किया तो पूरी कहानी शायद सुन चुके होंगे, क्योंकि वहां तो नहीं लगभग भैया, ये नहीं 1.5 नहीं घंटे भैया, लगे। एक्चुअली मेरा मेरा मैं केवल आपका नाम ही सुना है। आपके शिविर अच्छा, के बाद मेरा जुड़ना हुआ, मेरा जुड़ना नवंबर 22 में ही हुआ है। उसके पहले आपका शिविर हो चुका था। हाँ हाँ हाँ। अदरवाइज भीलवाड़ा वाले शिविर में ये बात हुई थी, तो क्योंकि आपने बोला तो वहाँ लगभग ये 1.5-2 घंटे चल गया इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैं उसको थोड़ा शॉर्ट में ही करूंगा, है ना। तो धन्यवाद कृष्ण भैया। तो दीदी फिर मैं इसको और फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये 3 को लेके और मोटा मोटा मैंने फिर जब जॉब करते हुए गैस अथॉरिटी में किया, फिर एक मल्टीनेशनल है ब्रिटिश गैस, उसके साथ गेल का जॉइंट वेंचर, वो बॉम्बे में किया। फिर एक एनरॉन अमेरिका की कंपनी हुई, उसमें किया, क्योंकि ये फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग, सिद्ध समाधि योगा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इन सबको मैं खोजता रहा, क्योंकि मेरी खोज अपने को जानने की तो थी ही कि जी, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ कि मैं कौन हूँ, क्या पर्पज है, इसको मैं अच्छे से समझना चाहता था। धीरे धीरे 2004-5 तक ये निष्कर्ष बनने लगा कि बहुत सब खोजने के बावजूद, कि मुझे लगता है कि मुझे खुद ही अपने आप को जानने के लिए प्रयास करना होगा। और मैंने ये डिजाइन बनाया कि लगभग जब आर्थिक इतना हो जाएगा कि परिवार का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, तो मैं जॉब छोड़कर सुबह से शाम तक विपश्यना करूंगा, है ना, 9 to 5 जैसा करते हैं। अच्छा। और अपने ऐसा मैंने एक डिजाइन बनाया है ना बढ़िया। 2006-7 तक, कि जैसा घर भाई घर पत्नी को थोड़ा सा कि भाई कैसे आर्थिक इंडिपेंडेंट उनको करना शुरू किया, गाड़ी चलाना, और जैसे उनका कैसे फाइनेंशियली कैसे हैंडल करते हैं, इस जी, तरह से। तो वो ट्रेनिंग का एक पार्ट चलता रहा कि सो दैट शी कैन फील इंडिपेंडेंट। और मैं तो ऐसा, जैसे ऑफिस जाता हूँ तो
एक कमरा था ही, अहमदाबाद में हम रहते थे उस समय जब मैं शेल में काम करता था। जी। तो मैंने अपना डिजाइन ये बनाया कि सुबह से शाम तक मैं 9 to 5 है ना ध्यान करूंगा और बाकी घर के काम जैसे पत्नी करती है वैसे करूंगा। तो शायद मैं इस प्रश्न को जान पाऊं कि मैं कौन हूं और मैं सही में आत्मा हूं तो कैसे अमर हूं, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये गुत्थी सुलझ जाए कि मैं अमर हूं तो बहुत सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, है ना, ऐसा मैं मान के चल रहा था। और व्यापक है, परमात्मा है, ये तो हो ही गया स्वीकार। और ये बहुत ज्यादा इस पे क्लियर कुछ सब कुछ पढ़ने और सोचने के बाद नहीं निकल पा रहा था कि समाज का क्या रोल है, परिवार का क्या रोल है, क्योंकि आदर्शवादी विधि में ये बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता है ना। तो ये करते हुए 2008-9 में मैं ऐसा निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि अब ऐसे करना है। और बाकी लगभग जो 3 कंडीशंस थी उनमें से 2 तो पूरी हो गई थी कि भाई परिवार का जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी मजबूत हो गई, संपन्नता। और दूसरा मुझे लगा कि मेरा जो शेल कंपनी में मैं काम करता था तो जल्दी प्रमोशन हुए, और उसमें एक सफलता का क्राइटेरिया ये होता है कि भाई लोग आपके पीछे पड़ जाएं जॉब के लिए। तो हेड हंटर्स जिनको बोलते हैं, जो एचआर कंपनीज होती हैं, आपको फोन करते हैं भाई हमारे पास ऑफर्स हैं। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि कबीरदास ने एक दोहा बोला है, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो कबीरदास का तो ऐसा कहना है कि भाई अगर हमारा मन इतना स्वच्छ हो जाए, एक गंगा के पानी की तुलना की है, तो परमात्मा आपके पीछे भागेगा। तो प्रोफेशनल जगत में प्रोफेशनल सक्सेस उसको मानते हैं कि आप जॉब के पीछे आप नहीं भागें, जॉब आपके पीछे दौड़ने लग जाए। तो ऐसा एक कंडीशन 2007-8 तक बनने लगी। तो मुझे लगा कि चलो पहला दूसरा तो पूरा हो गया, अब तीसरा क्या किया जाए, है ना। तो उसके लिए जब कुछ सार्थक नहीं मिल रहा था तो मैंने बताया कि फाइनली यही कि भाई अब समेट के जॉब को और घर में बैठ के विपश्यना करूंगा, मतलब, है ना। और ये आगे का कार्यक्रम रहेगा, इसमें जितना मिल जाए। संयोग की बात है तो तीसरा भी पूरा हुआ। शेल में ही अजय जैन भैया भी काम करते थे तो हमारा मिलना हुआ और उनसे मुझे आदरणीय नागराज जी का और जीवन विद्या का पता चला। तो 2010 में फिर मैंने ये शिविर किया अमरकंटक में ही, नागराज जी को पहले नागराज जी से मिलना हुआ शिविर से पहले, क्योंकि जैसे अजय जैन भैया ने बताया कि भाई नागराज जी हैं और शिविर भी है वहाँ पे, तो वहाँ का प्रोग्राम बनाया और नागराज जी से मिलकर फिर मुझे जो जितना भी सवाल थे वह परिचय शिविर में ही वो क्लियर हो गए। तो मैं तो तैयार ही बैठा था, तो मैंने तुरंत ही परिचय शिविर के बाद में तो भैया ये 2008-9 की बात है, कब की बात है? हाँ, यहाँ तक निष्कर्ष, लेकिन शिविर 2010 में हुआ दीदी। अच्छा। 2010 में जी। तो मैंने शिविर के बाद ही लगभग 1 हफ्ते के आने के बाद ही अपने सीईओ को बताया कि भाई अब मेरा, है ना, अब जॉब वाला काम पूरा हो गया है, क्योंकि उधर तैयारी आगे बढ़ने की चल रही थी। तो मुझे लगा उनको बता देना ठीक है, वो काफी इन्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आगे आपको ग्लोबल लीडरशिप और ये सब ट्रेनिंग में खर्चा हो रहा था। तो मुझे लगा उनको बता देना ठीक है कि अब मेरा जो तीसरी बात थी, तीसरी कंडीशन की कुछ सार्थक मिलना चाहिए। तो मुझे लगा ये मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या एक ऐसी चीज है जिसमें अब पूरी तरह से लगा जा सकता है समझने में। तो उस समय तो समझने की बात थी, तो मैंने तुरंत ही उनको बताया कि भाई अभी मैं जॉब छोड़ूंगा, पर वो मिलकर तय करेंगे कौन सी डेट में छोड़ना है। तो वो बहुत, क्योंकि मेरा कोई लड़ाई झगड़ा करके तो जॉब छोड़ना नहीं था, तो जो काम जिम्मेदारियां थी उनको पूरा करके निकलने का था। तो लगभग 2012 में वो पूरा हो पाया। तो मैं पूरी तरह वहाँ से बढ़िया फिर अध्ययन हुआ और अध्ययन करते करते नागराज जी से मुलाकात हुई और फिर इधर उनके भैया साथ अध्ययन कैसे करते थे आप उस समय? क्या विधि ये थी कि छोटी में जो होता था तो गुजरात बैच के नाम से एक 2013 में शुरू हुआ था, है ना। शॉर्टली में सरदार शहर में सुनीता पाठक दीदी और सुरेंद्र पाठक भैया से मिलके थोड़ा सा अध्ययन हुआ उनके सानिध्य में, क्योंकि उनका बहुत गहरी पकड़ है इस बारे में। तो हिमांशु दुगड़ भैया के साथ में थोड़ा ये तय हुआ था कि वहां रह के, और फिर बाबा जी संभाव मुझे देख के उनको लगता होगा कि मेरे माथे पे वीसी लिखा हुआ है, तो वो दुग्गड़ जी को कहते थे हिमांशु भाई को कि इनको वीसी बनाओ सरदार शहर में। अच्छा। तो वहां पे मैं कुछ समय तक वीसी भी बन के रहा, प्रो वीसी बोलते हैं। तो उनके साथ में थोड़ा अध्ययन हुआ, फिर वहां से थोड़ा परिस्थितिवश वहां से निकलना हुआ। तो अछोटी में अध्ययन होता था 2013 से 2 महीने में 10 दिन का।
तो अहमदाबाद में मैं रहता था, तो वहाँ से छुट्टी आते थे हर 2 महीने में 10 दिन के लिए। और संयोग ऐसा बनता था कि फिर बाबा जी भी वहाँ पे आते थे, तो उनसे भी मिलना होता था। बाबा जी भी हर 3 महीने में 10 दिन के लिए आते थे। तो अच्छा, कई बार वो संयोग बनता था कि हमारा 2 महीने में 10 दिन और बाबा जी का 3 महीने में 10 दिन, तो कोई महीने साथ में में पड़ वो जाता है। साथ हाँ, में पड़ जाते थे। क्या बात तो है। इस तरह से दीदी अध्ययन हुआ, और उसके बाद तो फिर नागराज जी से मुलाकात हुई, तो उनका जीवन परिचय लिखने का अवसर हुआ। जी, जीवन परिचय लिखा देवीपथ, तो उसी समय उन्होंने थोड़ा यूनिवर्सिटी की बात की, तो उनको लगा कि भाई सरदार शहर से आ गए तो यहाँ यूनिवर्सिटी बनाओ, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी तो अभी कार्यक्रम थोड़ा सस्पेंडेड है, पर उसके अर्थ में ही मेरा फिर अहमदाबाद से रायपुर आना शिफ्ट हुआ। तो मैं अभी अच्छा, अच्छा। अहमदाबाद में हूँ। बड़ा मैं भैया, यहाँ पर मेरा ध्यान गया, आपने कहा कि बाबा जी की जो जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक है, उसका अभी हम पठन ही कर रहे हैं। तो भैया जी। थोड़ा 1-2 लाइन में बताइए उसको, कैसे मतलब विचार आया या कैसे लिखा, कितने समय में लिखा? तो दीदी 1-2 लाइन में तो नहीं होगा, अगर आपके पास समय है तो कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे। 5 मिनट बोलिए भैया। अच्छा, 5 मिनट बताओ। हाँ, जी, मतलब उसको 1-2 लाइन में तो नहीं बताया जा सकेगा। बिल्कुल, पर बिल्कुल। ऐसा हुआ कि जैसे मैंने बताया अभी, अच्छा हुआ आपने ये सीक्वेंस में ही आ जाएगा जी, कि 2 महीने में 10 दिन और 3 महीने में 10 दिन, तो ऐसा करते हुए है ना छुट्टी आना होता था। तो एक बार हम लोग उस समय हमने अहमदाबाद में गोष्ठी भी शुरू कर दी थी। तो गोष्ठी के दौरान एक बार हमारे मित्र एक कौमिर भाई शाह हैं, जी, उस समय बहुत गहराई से लगे हुए थे, आजकल तो वो थोड़े से इतने एक्टिव नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, गोष्ठी में ही पूछा कि भाई आप छोटी जाते हो तो बाबा जी के बारे में इतनी बातें बताते हो, तो क्या उनका कोई परिचय, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या कोई जीवनी जिसको कहते हैं ऐसी कोई है, क्योंकि कुछ जी। दिखती नहीं है। भैया तो थोड़ा-सा अपने अगर ये माइक को थोड़ा पास कर लें तो आवाज़ बहुत स्पष्ट आएगी आपकी। जी। अच्छा, अभी अभी बताएं दीदी, हाँ, अभी अभी बहुत ठीक हो बढ़िया गया? आवाज़, हाँ, अभी बहुत अच्छा, हाँ बढ़िया जी, है। जी, ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। जी। तो उन्होंने जैसे कहा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस बार जाएंगे तो हुँ, पूछ लेंगे कि लोगों से जो सीनियर हैं हमारे, बी आर भाई, साधन भाई, सोम भाई, इनसे पूछ लेंगे कि भाई जीवनी है कि नहीं है, क्योंकि उस समय जी, तक मेरी जानकारी में नहीं थी। तो जब हम लोग छुट्टी आए, तो ये मेरे ख्याल से फरवरी 2014 की बात है ना। हुँ, तो उस समय अभ्यास दर्शन चल रहा था और स्वर्णा दीदी जी उसको ले रही थी बढ़िया से। जी, तो हमने, और बाबा जी जैसे वो 1 से 10 फरवरी का हमारा अध्ययन सत्र था, और उसी समय बाबा जी भी आए हुए थे। हुँ, तो 31 की शाम को ही बाबा जी आ जाते थे। तो 31 की शाम को मुझे ध्यान है, हम सब अंजनी भैया और मीना भाभी का जो घर है छोटी में, आप सब ने देखा ही होगा, उसके बरामदे में हम लोग बैठे थे, अंदर बाबा जी से थे, बाहर में ये सब सोम भैया, बी आर भैया और ये सब बैठे हुए थे वहाँ पे, अंजनी भैया। तो मैंने उनको कहा कि भैया बाबा जी का जीवन परिचय या जीवनी नहीं है क्या, हुँ, कभी लिखी गई है क्या? जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनका कई जगह जगह तो वर्णन है, जैसे जीवन विद्या एक परिचय में उन्होंने कुछ बोला है, कुछ संवाद में बोला है, लेकिन ऐसा कोई जीवनी करके नहीं लिखा गया। और उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने तो कई बार पूछा है बाबा जी को, लेकिन डांट लग गई है, और अगर आपको भी डांट खानी है तो पूछ लीजिए। अच्छा, मैंने कहा अभी किसको डांट खाने का शौक है ना। हाँ, और बाबा जी तो ऐसा है कि सबके बारे में ही, सबके सामने ही डांट लगाते थे। जी, तो इतना तो अभी अभिमान पिघला नहीं है कि भाई, है ना, कि डांट खा ली जाए। तो मैंने कहा हम भी क्यों पूछेंगे, है ना। तो जब बाबा जी डांटते हैं तो मैंने भी निर्णय लिया कि नहीं बात करेंगे। कौमिर भाई शाह ने बोला जरूर था, हाँ, परंतु संयोग ऐसा बना कि हम लोग सुबह सुबह बाबा जी का थोड़ा सा पैर दबाने के लिए जाते थे अध्ययन, और दिन की शुरुआत से पहले, है ना। जी, तो मैं और मेरे मित्र, अब मुझे इस समय एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है कि वो योगेश उपाध्याय भाई थे कि हेमंत मौर्य भाई थे, है ना, कौन थे, हम 2 लोग बाबा जी को मिलने के लिए गए सुबह सुबह 4:30-5 के आसपास, है ना। तो लगभग ऐसा हुआ कि अंजनी भैया का जो घर में स्टॉपर होता है, मैंने वो दरवाजा खोला ये सोच के कि जो मेरे पीछे भाई है हेमंत भाई, वो पकड़ लेंगे, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए और दरवाजा बहुत तेजी से लगा। तो अच्छा, बाबा जी लेटे हुए थे, उन्होंने तुरंत पूछा कौन है। तो वहाँ पे एक ग्वालियर के भैया थे, तो उन्होंने कहा कि पाल जी आए हैं। तो उन्होंने कहा उठाओ। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, अभी तो आप रेस्ट करके बैठे हैं, है ना। पवन भाई थे वहाँ पे। तो
पवन दीक्षित, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो बाबा जी आप लेटे हैं। तो मैंने देखा नीचे 20-25 लोग बैठे हुए थे। वो संयोग ऐसा था उस फरवरी में कि 6 महीने का पुराना एक सत्र चल रहा था, दूसरा शुरू हुआ था और वो ओवरलैप था, और 2 महीने का 10 दिन और तभी 3 महीने का 10 दिन वाला शुरू हुआ था। तो अच्छी खासी भीड़ भीड़ थी। तो अच्छा कई सारे लोग बाबा जी से बातचीत के लिए वहां बैठे हुए थे जी। और उनसे बात करके पता चला कि वो लगभग 3 या 4 बजे से बैठे हुए हैं और बाबा जी से बात कर रहे थे। तो बाबा जी सुबह के 3 से 4 बजे? सुबह के, हाँ, ऐसा लोग बैठे हुए थे। तो बाबा जी तभी लेटे थे, ऐसा मुझे पता चला। तो मुझे बड़ा गिल्ट फील हुआ कि अरे बाबा जी तो अभी लेटे हैं और मेरी नासमझी की वजह से, गलती से, कि दरवाजा इतना तेजी से लगा, वो उठ गए हैं। जी। तो वो उठ के बैठ गए और पवन दीक्षित भाई ने मुझे क्या किया कि सिरहाने जैसे वो बैठे थे वहां से उठ के पास में सोफा पे बैठ गए, मुझे वहां बिठा दिया। और मुझे बड़ा दबाव लगा कि अरे भाई ये बाबा जी अब मैं क्या करूं, मेरी वजह से तो ये उठ के बैठ गए। जी। तो मैंने बाबा जी यूजुअली पूछते हैं कुछ अच्छी बात बताओ, तो मैंने थोड़ा बाबा जी को खुश करने के लिए, जैसे होता है चाटुकार, ऐसी की कि बाबा जी आपने जो अभ्यास दर्शन लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है और सुवर्णा दीदी बहुत अच्छे से ले रही हैं, तो ये चल रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे कविता लिख दी आपने। तो उन्होंने कहा कि एक समय हम कविता करते थे, हो सकता निकल गया होगा। तो ये कह के फिर चुप हो गए। अब मुझे अभी भी दबाव बना हुआ है कि मैं कैसे इसको कैसे न्यूट्रलाइज करूं अच्छा कि जी। हाँ मेरी वजह से उठ गए हैं। अच्छा और मैं, अच्छा। हाँ हाँ, और मैं कुछ और इनको खुश नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ से बहुत अच्छा खुश नहीं हुए, मतलब ऐसा हाँ लगा। हाँ हाँ। तो फिर मैंने उनको फिर से ये कहा कि बाबा जी, अब उस समय थोड़ा सा मेरे उसमें विचार आया ये कि चलो अब क्या है, ये जीवनी की बात कर ली जाए। तो मैंने बाबा जी को, दीदी मैं एक बात कहूँ, जी। मुझे लगता है कि वीडियो से ना बैटरी खूब तेजी से ड्रेन हो रही है, तो मैं अच्छा थोड़ा वीडियो बंद कर दूं क्या? ठीक है क्योंकि भैया। अब लोग ठीक है। तो, हाँ है ना, क्योंकि हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेजी से ये कम होते जा रहे हैं। तो ठीक है ठीक है। है ना, मैं भी आप वीडियो इसको को, इसको प्लग इन करके बैठ सकते हैं क्या भैया कहीं पर? हाँ, अच्छा चलो ऐसा मैं ऐसा प्लग इन, कर ले। हाँ क्या है ना हाँ, भैया, ये रिकॉर्डिंग होगी तो लोग जब वीडियो देखते हैं तो मुझे लगता है उन्हें अच्छा लगता है, जुड़ पाते हैं और अच्छे से। चलिए मैं प्लग इन हाँ कर लेता हूँ, हाँ थोड़ा सा कर जी लीजिए। जी जी जी। बड़ी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताती हूँ। यहाँ पर एक इमोट आइकन है ना, यहाँ से आप इमोशंस, जैसे कभी हम कुछ पूछ रहे हैं, आपको कोई बात अच्छी लगे तो आप है ना उसके द्वारा कुछ आपका जो भी है उसे भेज सकते हैं। तो हमें पता चलेगा कि भाई आपको इस बात में मजा आई, अच्छा लगा, ये बात आपके ध्यान में आई। चैट बॉक्स में भी कुछ लिख सकते हैं आप जो भी चाहें, है ना। बढ़िया। अभी ठीक है दीदी? हाँ ठीक है। अभी आपका नहीं जो भैया वीडियो है वो मुझे ऐसा दिख रहा है। उसमें क्या उसमें क्या हुआ है कि अब उसमें मैंने प्लग इन किया है, तो जी। एक में और तरीका निकल आए। ऑटो जो रोटेट पता, मुझे पता नहीं। हाँ हाँ, अब अगर इसको, अच्छा हम्म, देखिए, नहीं कुछ नहीं हाँ बनता भैया, है ये। आपको ऑटो रोटेट को ऑन कर दीजिए आप हाँ के हाँ, फोन में, ऑटो बस रोटेट, फिर सही हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, जी। मैं करता हूँ उसको। सेटिंग्स में, ऑटो हाँ। रोटेट ऑन हुआ, है ना? देखिए हमारे जो जनक है ना वो तुरंत बिल्कुल आके टेक्निकली असिस्ट कर देते हैं कि ये इसका समाधान है। देखिए अब ऑटो रोटेट ऑन हो गया है, अभी एकदम ठीक परफेक्ट, एकदम है। परफेक्ट हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जनक भैया। तो दीदी ठीक चल रहा है, कहानी लंबी तो नहीं हो गई है? क्योंकि आपने भैया जिस टॉपिक पे आप ही, बुलाया है। बाकी जो सुन रहे हैं लोग मेरे अलावा भी, आप भी बताइए आपको मजा आ रही है? आपको एक कहानी सुननी है कि नहीं सुननी है? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल सुनना है। और मेरा तो निवेदन है आपसे दीदी जी। कि अब जब भैया को हैंड ओवर कर दिया तो उनके अनुसार चलता रहे तो ज्यादा अच्छा दीदी। हमारा कोई बिल्कुल। अपेक्षा भी नहीं है कि हाँ एक पर्टिकुलर कंटेंट ही कवर हो। और तो भैया बहुत फ्लो में जा रहे हैं, मुझे लग रहा है वो हमें सबको अच्छा, मुझे तो अच्छा लग रहा है दीदी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल भैया, है ना। और वास्तव में हमारे पास कोई कंटेंट जैसा है भी नहीं कवर करने के लिए। देखिए भैया क्या है ना, हम आपके द्वारा, देखिए हम जैसे, मैंने तो बाबा जी को नहीं देखा, जी मेरे अंदर से एक ये बात आती है कि एक जागृत व्यक्ति के साथ, है ना, भले आप लोग भ्रमित थे लेकिन आपने, एक भ्रमित व्यक्ति ने एक जागृत व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताया है, कुछ तो महसूस किया होगा। जो महसूस किया, कैसा आपको लगा, मेरी इच्छा है कि वो हम उस स्वाद को थोड़ा सा आपकी बातों से कम महसूस करें। एक हमारे मन में चित्रण बने कि अच्छा ऐसा ऐसा था।
जी दीदी, तो ठीक है, जो बहुत हमारी बढ़िया। अगली तो पीढ़ी है ना, उसको बहुत मुझे लगता है कमी खलती है कि हम एक जागृत मानव के, है ना, सशरीर सानिध्य को नहीं प्राप्त कर पाए। जी तो जी आप लोग मुझे लगता है उस अर्थ में थोड़े ज्यादा लकी भी हैं। थोड़े पुण्य होंगे भैया। अब हाँ, वैसे कई बार ऐसा मैं सोचता हूँ दीदी जी कि, पर इसको चलो थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इस जी फ्लो को पूरा कर लेते जी हैं, है ना, जी कि जी जी, लकी है कि बिल्कुल। अनलकी है या कैसे हैं, जी। है ना। और वैसे मेरा ऐसा सोचना है कि कोई भी, सभी है ना, सभी को सौभाग्य प्राप्त है, जैसे नागराज जी ने लिखा है ना। हम कोई भी अनलकी तो नहीं है, बाबा जी से मिलके कोई बहुत ज्यादा हम लोगों ने तीर मार लिया हो ऐसा भी नहीं है, और आप नहीं मार पाएंगे ऐसा भी नहीं है ना। मतलब सभी को अनुभव प्राप्त करने का अवसर समान रूप से प्राप्त है। जो बिल्कुल। नागराज जी से मिल पाए, तो मेरा ऐसा विचार है ना। मतलब उनको मिल जाने से कोई, ठीक है, अच्छा तो लगा, पर जी। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि जो लोग नहीं मिल पाए फिजिकली, है ना। क्योंकि देखिए, मानव, बाबा जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, जो मैं अभी बता ही रहा हूँ उसको। जी मानव का जो परिचय है वो चेतन पक्षी है, जी और नागराज जी का पूरा जो परिचय है वो उनका सानिध्य एक दर्शन के रूप में, विचार के रूप में हम सबको प्राप्ति है ना। जी। तो वो तो खुद कह ही रहे हैं कि मानव शरीर तो नहीं है। तो उस तरह से, पर हाँ, आचरण वाला भाग हमने जो व्यवहार आचरण, देखा है, हाँ जी। व्यवहार वाला भाग जो देखा है, वो संवाद जो उनके साथ किए, वो, पर वो भी अब टेक्नोलॉजी का समय है, तो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, बहुत सारा, तो वीडियो देख ही सकते हैं, हाँ, देखते ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी। तो मैं बिल्कुल आप में से किसी को भी, जो लोग नहीं मिले हैं, अनलकी नहीं मानता हूँ, मेरा ऐसा विचार है ना। जी। जी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ। तो जब मैंने उनको कहा, मेरा विचार ये जो बन रहा था कि कैसे बाबा जी को खुश किया जाए, है ना, कैसे मैं इस गिल्ट से, कि इनको मैंने उठा दिया है, ये आराम कर रहे थे, इससे कैसे छुटकारा पाऊं। तो उस समय मुझे ये विचार बना, है ना। मैंने जी उनको फिर बाबा जी को कहा, बाबा जी, बड़े सोचते हुए, ये मान के कि आगे नीचे 20-25 लोग बैठे हुए हैं और डांट पड़ सकती है, तो ये मन बनाते हुए, तो मैंने कहा चलो डांट भी पड़ेगी तो गिल्ट कम हो जाएगा, चलो, है ना, कि डांट खा लो, क्या दिक्कत है। उठा दिया जब, एक है ना। तो मैंने कहा, बाबा जी, एक विचार है कि आपका, मतलब बड़े सोचते हुए, बड़े ध्यान जी से, मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि आपका जीवन परिचय लिखा जाए, कैसा विचार है ना। जी। तो मैं बिल्कुल डांट खाने के लिए तैयार था, मतलब मुझे, है ना, मेंटली रेडी। मेंटली प्रिपेयर्ड था। मैं सोच रहा था बोलेंगे क्या फालतू सोचते रहते हो, अध्ययन में ध्यान दो, है ना, ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन बाबा जी का जो उत्तर आया वो ये था कि अरे, बड़ा सुविचार है। तो मेरा तो एकदम हृदय की गति बढ़ गई, हाँ। उद्वेलित जिसको बोलते हैं वो जी हो गया। जी वो लगभग ऐसा है जैसे सामान्य भाषा में, आजकल का जमाना है ना, हमारे भाई बहन कभी है ना, कॉलेज वगैरह में किसी को बोले, ये हिचकिचाते हुए आई लव यू, और डांट खाने का डर हो, और सामने वाला बोलते आई लव यू टू, तो ऐसा कैसी स्थिति होगी, है ना। जी। तो लगभग लगभग वैसा ही मेरा हाल हुआ। मैं बाबा जी को जैसे ये बोला, तो उन्होंने जब कहा कि बड़ा सुविचार है, तो है ना, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तो मैंने अगला सवाल उनको किया कि अगर, है ना, ये बढ़िया विचार है, तो इसको, है ना, कौन लिखेंगे, है ना। मुझे लगा कि इस बात को पूरा तय कर लिया जाए कि भाई, है ना, जीवन लगे परिचय हाथों लिखा जी। जाए। तो उन्होंने कहा आप लिखेंगे। हाँ। तो मेरा, देखिए, उस समय नया नया मैंने जॉब छोड़ा था, तो कॉर्पोरेट प्रवृत्ति इतनी आसानी से जाती नहीं है। तो मैं तो ये सोच के गया था कि जीवन परिचय लिखा जाए, पर मैं लिखूं, मैं मेहनत करूं, ऐसी मेरी स्वीकृति नहीं थी। मुझे लगा कोई और लिख ले, है ना। हाँ। और फिर मुझे थोड़ा मन में ये था कि ये काम मुझसे होना चाहिए, जो बाबा जी के साथ जिन्होंने ज्यादा समय बिताया है, मैं तो नया नया हूँ। तो इस बात को ध्यान में तुरंत रखते हुए मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, मुझे लगता है ये तो उन लोगों के द्वारा लिखा जाना चाहिए जिन्होंने आपके साथ ज्यादा समय बिताया। जैसे लाइन से मैंने नाम लेने शुरू कर दिए, साधन भाई, सोम भाई, बीआर भाई, योगेश भाई, जो भी नाम मुझे उस समय ध्यान में आए। तो मैंने कहा कि ताकि, है ना, ये विचार भाव चला जाए कि। जी। तो बाबा जी ने कहा, अरे मैं बैठा हूं ना, मैं लिखवाऊंगा, है ना, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो ये तो माला मेरे गले में आ गई, तो मुझे लगा यार, ये तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा इसको फिर और थोड़ा अच्छे से तय किया जाए कि अगर मुझे ही लिखना है तो मैंने उनको पूछा कि बाबा जी फिर कब से लिखा जाए। फिर उन्होंने कहा जब से आपकी इच्छा हो। जी। तो
मुझे लगा कि यार ये तो मेरे ऊपर आती जा रही है बात, है ना। तो मैंने फिर उनसे कहा कि ठीक है बाबा जी, फिर अभी से लिखा जाए क्या? कि बोले, उन्होंने कहा हाँ हो जाए, अभी से लिखा जाए। अरे तो वाह, बिल्कुल ऐसा शुरुआत हुई उसकी, है ना। क्या बात है। तो 2014 फरवरी की बात है, दूसरा या तीसरा दिन ही होगा। तो उन्होंने तुरंत, किसी ने मुझे डायरी दी, अंजनी भैया ने डायरी दी, किसी ने पेन दिया, हिमांशु दुगड़ भैया थे, उन्होंने वहाँ पे एक रिकॉर्डर था, वो रिकॉर्ड ऑन कर दिया और बाबा जी ने बोलना शुरू कर दिया। अब मुझे मेरी लिखने की बहुत यानी आदत तो थी नहीं, है ना। उन्होंने तो आराम से बोलना शुरू किया। सरकारी नौकरी में जब थे तो है ना, वो मिल जाते हैं उस समय तो स्टेनो, है ना, आप जी, डिक्टेशन दो और वो लिख लेते हैं। हाँ और हाँ, मल्टीनेशनल में आपको टीम मिल गई, है ना। जब जी, मैंने एनरॉन शेल में काम किया तो कभी इतना तेज कोई बोले और लिखे ऐसा मेरा कोई अभ्यास बिल्कुल नहीं हाँ था, जीरो। हाँ हाँ, तो मैं कुछ भी फिर भी लिखना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद मैंने बोला बाबा जी आज के लिए इतना काफी है जी। ना, मोटा मोटा लिखा उसको। तो देखिए, हमारे साथ श्रीमती सुनीता पाठक जी अरे हैं। दीदी, मैंने तो आज आपका जिक्र भी किया था दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी हुई हैं तो बिल्कुल दीदी के साथ है ना। तो हाँ, कभी कभी कुछ कविताएं लिखने का रहा है। हाँ, तो देखिए बाबा जी, मुझे लगता है आपके अंदर भैया प्रतिभा को बिल्कुल सटीक पहचान गए, है ना? शायद उन्होंने पहचाना हाँ, होगा, है ना। मैं अभी भी और ऐसा हम मैं अभी आपसे बात करते हुए मेरा ध्यान गया, जीवन विद्या एक परिचय नहीं, दिव्य पथ नाम से ये बाबा जी की जीवनी है, और हमने सत्र को शुरुआत करते समय पहले सबसे इसी को पढ़ा था। जी जी। और मुझे ध्यान है, हाँ, अभी मुझे ध्यान आया। तो बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। तो आपने ये भी बता दिया कि आप लेखक हैं। अब ये तो बहुत सुनीता दीदी बढ़िया ने है। बताया, बाबा जी जी, ने लेखक बना दिया, मैं छोटा मोटा हम्म, कविताएं लिखता रहता था। जी जी तो जी खैर उसके बाद जब ये बात आगे बढ़ी तो अगले दिन कहे कि बाबा जी फिर कल करेंगे इसको, है ना, जी, बाकी का कल लिखते हैं। तो अगले दिन जब मैं गया तो थोड़ा तैयारी के साथ ज्यादा गया, है ना। सवाल वगैरह भी बना लिए क्या पूछूंगा और ऐसा। तो लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया काफी लोग आए हुए थे, कोई बाबा जी को नाड़ी दिखाते थे, कोई बात भी करते थे, जिज्ञासाएं भी पूछते थे, तो उस दिन उनसे कोई बात नहीं हो पाई। तो फिर बाबा जी से मैंने कहा बाबा जी आज तो कुछ लिखना नहीं हुआ, कल लिखते हैं। तो उन्होंने कहा हम्म, बिल्कुल ठीक है। अगले दिन मैं मन बना के गया, क्योंकि वहां पे एक रूटीन रहता ही था, है ना, संस्थान में, कि भाई अभ्यास दर्शन, सुबह उठ के नाश्ता वगैरह करना, नहाना धोना करके फिर दिन भर में जी, अध्ययन करना। तो लिखने का समय मिल नहीं पाता था। तो मैंने सोच के गया कि बाबा जी यहाँ पे लिखना नहीं हो पा रहा है, मैं सोचता हूँ कि इसको मैं आपसे अमरकंटक मिलने आऊं और तब इसको लिखा जाए ठीक से। अरे तो वाह, बाबा जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप अमरकंटक आइए। तो वो उन्होंने फिर वहीं पूछा कब आओगे। तो तो बाबा जी का एक बहुत बढ़िया देखते थे कि वो कोई भी चीज को ओपन एंडेड नहीं हाँ, छोड़ते थे। जी, तो मैंने देखा कि भाई मैंने हिसाब किताब लगाया कि मैं यहाँ से 1 से 10 है, 11 को तो पहुंच निकलेंगे, या 10 की हम्म, रात को निकलेंगे और 11 को पहुंचेंगे अहमदाबाद। 7-8 दिन कुछ काम है। तो मैंने बाबा जी को बताया कि बाबा जी मैं जाके टिकट करता हूँ, लेकिन 19 या 20 को आपके पास अमरकंटक में आता हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, आप 19-20 को पहुंचेंगे, 19 या 20 फरवरी को। और ये करके फिर वहां पे तो छोटी में, फिर बाकी दिनों में दिव्य पथ के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। फिर मैं वापस 19 या 20 को ही, 20 को शायद पहुंचा अमरकंटक। और वहां पूछते ही देखिए बात ये हुई कि मैं तो इसके लिए गया था, और बाबा जी हम्म, ने पहला सवाल ये पूछा समझ गए वो क्या। तो मैंने कहा बाबा जी अभी तो समझ रहे हैं, अभी तो अभ्यास दर्शन चल खत्म हुआ है ना। और जी, फिर आगे, और फिर वहां जाके मैंने कहा कि आप अभी तो हमारी आपकी बात तय हुई थी कि दिव्य पथ लिखेंगे। तो जी, मुझे सवाल पूछ लिया कि ये जीवनी क्यों लिखना चाहते हो। मैंने कहा ये तो बैक टू स्क्वायर वन हो गए, अपन तो तय हो गया था कि लिखना है ना। वहां पे तो जी, सबके सामने आपने तय किया था। तो मैंने बोला कि और फिर उन्होंने ये कहा एक इशारा करते हुए कि ये सब लिख तो दिया है, इतना 14 किताब है ना उधर। हाँ, जब वो अमरकंटक में बेड पे बैठे रहते तो अंदर वाले कमरे में उनके राइट साइड में अलमीरा में किताबें रखी हम्म, रहती थी, मैंने देखा है जी। है ना। हाँ, तो हाँ, मैंने कहा यार ये तो आना बेकार हो गया, ये तो कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा बाबा जी लेकिन हर कोई तो एकदम पूरा दर्शन को सीधा नहीं पढ़ता ना।
आपके बारे में पढ़ने से शायद दर्शन को पढ़ने की, समझने की जिज्ञासा पैदा हो जाए। तो इस बात को उन्होंने स्वीकार किया, हाँ ये पर्पज ठीक है। तो देखिए मैं तैयार होके गया था कि मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी थी, और मेरा जो पहले जब जीवनी का मन बना जाके, तो मैं बहुत तैयारी के साथ आया कि मेरा मन बना कि करीब 200-250 पेज की एक बढ़िया से, मतलब मैं अग्रहार है वहां भी जाऊंगा, और जहाँ जहाँ बाबा जी गए हैं मैसूर में और बनारस में घाट पे, वो सब जाके फोटो वगैरह करके, तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जैसी 200-250 पेज की किताब बनाऊंगा। तो मुझे, और मैं कैमरा लेके गया बढ़िया वाला किसी से, है ना, और रिकॉर्डर अच्छा वाला लेके गया। तो ये सब तैयारी के साथ गया था। लेकिन बाबा जी ने फिर जो ये कहा कि भाई क्यों लिखना चाहते हो और क्या लिखना चाहते हो, जब ये हुआ तो उन्होंने कहा कि 200-250 पेज की किताब पढ़ने का किसके पास समय है, हमने इतना लिख दिया, इसको पढ़ के तो लोगों को नींद आ जाती है ना, नींद आने लगती है, तो तुम एक और किताब लिख दोगे क्या हो जाएगा, है ना, हमारे बारे में। तो उन्होंने खुद ही बोला एक 40 पेज की छोटी सी बुकलेट बनाओ, है ना। अच्छा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं, अब प्रक्रिया ऐसे बनी कि सुबह वो बुलाते थे, हम लोग 4:30 या 4 बजे बैठते थे, और अपने बारे में, जीवनी के बारे में वो बताते थे, फिर मैं दिन भर लिखता था उसको, और शाम को डिनर के समय 9 बजे के आसपास में जो लिखा है उसको सुनाता था। इस तरह की प्रक्रिया लगभग वहां पे चली, और वो लगभग 20 दिन, मतलब 10 दिन 20 पेज जो पहले लिखे हुए हैं समाधि संयम, वो वहां पे उनके साथ में लिखा गया। अच्छा। फिर बाकी उनका लोक व्यापीकरण और वो सबको मैं जब लौट के आया अमरकंटक से अहमदाबाद वापस, उसको बाद में लिखा। संयोग से फरवरी के बाद उनको एक ब्रेन स्ट्रोक भी आ गया, और लेकिन मैं फिर भी जो लिख के गया, मई 2014 में उनको फिर मैं उनको सुनाया, और इस तरह से वो देवपथ उनके द्वारा पूरी पढ़ी गई, उन्होंने सजेशन भी दिए, और इस तरह से वो लिखा गया दीदी। तो मेरे ख्याल से देवपथ के बारे में इतनी बात मुझे लगता है पर्याप्त रहेगी। बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। चलिए, ये कहानी आपके मुख से ही सुनने को मिली तो सभी को मुझे लगता है आनंद आया होगा। तो भैया, ये जैसे बाबा जी ने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि समझ गए हो क्या, है ना, और अध्ययन आपका चल रहा था उस समय, तो हम भी, मतलब देखिए, एक लंबी यात्रा आपने तय करी, मुझे लगता है 10 वर्ष 12 वर्ष जोड़ लीजिए, एक सघन, मुझे लगता है निष्ठा पूर्वक एक चलते रहे, है ना आप। तो ये क्रम में घर परिवार में रहते हुए इन चीजों को करना है। अभी जो हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं, कुछ भी है ना जो आप सजेस्ट करना चाहें, किस तरीके से आपने तालमेल बिठाया, क्या समस्याएं आई आपको, कौन सी बातें, बाबा जी का है ना कुछ मार्गदर्शन आपको अगर मिला हो, या किसी और का मार्गदर्शन मिला हो, कुछ बातें हो तो उनको शेयर कीजिए। जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मार्गदर्शन तो सभी से मिला है ना, सभी अग्रजों से मिला ही है, साधन भैया, सोम भैया, गणेश बागड़िया भैया, योगेश भैया, ये सब है ना, इनके शिविर भी किए, अध्ययन भी किया इन सब के साथ मिलकर। तो जो मुझे निष्कर्ष के रूप में मिला है कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि पहली सावधानी तो यही आती है, जो हम सब शायद है ना महसूस करते हैं, कि जैसे ही परिचय शिविर करते हैं या अध्ययन में लगते हैं, तो थोड़ा समावेश तो आता है कि घर वालों को समझा दें, है ना, और सबसे बड़ा आवेश तो यही आता है कि हम अपने अनुसार समझा दें और वो सब समझ जाएं, है ना। तो ये थोड़ा सावधानी की बात है कि इसको स्वीकार करना होता है कि भाई ये स्वीकृति आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हमारा जो मोहवश, हम अपनी पत्नी को पत्नी या पति को पति के रूप में ज्यादा देखते हैं, मानव की तरह कम देखते हैं, अपने बच्चों को बच्चे की तरह ज्यादा देखते हैं कि हमारा बच्चा है, तो क्योंकि हमारा ईगो उसके साथ जुड़ जाता है, शायद सम्मान मिलेगा हमको कि भाई हमारा परिवार जुड़ गया, तो इस तरह का लोग थोड़े तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सब लोग जुड़ गए, तो उसको पाने के अर्थ में हम दबाव बनाते हैं। थोड़ा सा माइक को दूर कर लीजिए, कुछ आवाज उसमें से आ रही। हाँ जी। अच्छा, जी, अभी ठीक है जी? हाँ, आपका मुझे लगता है हाथ है ना जो, वो शायद माइक के उस पे टच हो रहा है। जी। अभी ठीक है, अभी ठीक है, एकदम अभी ठीक है। बिल्कुल ध्यान आपने ठीक दिलाया, शायद वो छूरा होगा उसको। जी। तो सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि हम ये स्वीकार कर पाए कि हर मानव, है ना, वो कर्म स्वतंत्रता उसके पास है ना, वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, और उसमें कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है, और हर मानव की एक अपनी यात्रा है, हर जीवन की यात्रा है ना।
कौन पहले गठन पूर्ण हुआ, कौन बाद में हुआ, मैं उस अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जी समझने की जो गति है वो सबकी अपनी अपनी ही बिल्कुल। है। तो उसको ध्यान में रखा जाए पहली बात। इसको स्वीकारेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर अ, 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 हम जनक भाई कह रहे हैं कि शायद एयर वेरिएशंस को भी वो पकड़ रहा है माइक। जी अभी ठीक है, शालिनी दीदी हाँ का ठीक आ रहा है जी। जनक इसका सोल्यूशन बताइए। ये तो डायग्नोसिस हो गया। हाँ जी 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 जनक भाई। अच्छा इतना इतना दूर तक ठीक है। जनक नीचे नीचे रख दें तो ठीक है, आवाज रिकॉर्डिंग में नहीं ठीक आवाज है? नहीं, स्लो आवाज स्लो आवाज, हो जाए यहाँ से आवाज स्लो हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं ना आप, देखिए। या अभी ठीक है? हाँ यहाँ पे मेरे ख्याल से ये ठीक हाँ है जो आपने हाँ, बताया है दिस ना। दिस इज परफेक्ट, दिस तो ये विल हवा भी नहीं लेगा और है ना जी। तो पहले पहले बात तो ये स्वीकारा जाए कि हर मानव में कर्म स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र ही इकाई है। हमारा पति, बच्चा या पत्नी माँ बाप के रूप में जरूर है, लेकिन वो एक है ना मानव है, और जब तक समझेगा नहीं तब तक है ना वो अपना ट्रायल एंड एरर जो तरीका है उसमें रहेगा। जी दूसरा, हमारी पुरानी प्रवृत्ति होती ही है कि हम अपनी मान्यता को थोपना चाहते रहे कि हम सही हैं और दूसरे हमारी बात माने। ये हमारी पुरानी प्रवृत्ति होती है, इस तरह हमारी ट्रेनिंग भी होती है, और हमको ये बड़ी पावरफुल चीज मिल जाती है जीवन विद्या के रूप में, और उससे हम उत्साहित भी होते हैं। तो हमको लगता है कि ये तो मनवाकिरी ही मानेंगे, है ना, वो पुरानी प्रवृत्ति है। तो हम कहीं ना कहीं थोपने का और दूसरों पे जो पुरानी प्रवृत्ति है उसी को ही जारी रखते हैं। तो यहाँ पे जो अभ्यास करना है वो संवाद का करना है, मुझे ऐसा लगता है। ये जी थोड़ा सा कठिन काम होता है। संवाद का मतलब है कि कैसे हम प्रस्ताव का अभ्यास करें, है ना, कि भाई अपने जो भी हमारे संबंधी हैं कि किस तरह से अपनी बात को प्रस्ताव के रूप में रख पाए। और प्रस्ताव का मतलब यही है कि ये स्वतंत्रता सामने वालों को दे कि वो हमारी बात को स्वीकार करे या नहीं स्वीकार करे। क्योंकि उसकी प्रेरणा मुझे इस बात से मिली है कि नागराज जी ने है ना इतना बड़ा अनुसंधान किया, और देखा जाए तो इतनी बड़ी बात है, पर ना जी तो अपने घर वालों पे थोपा उसको, है ना। हमें पता है कि उनके परिवार में चाहे दादा भैया हैं, चाहे और भाभियां हैं, है ना, जी कोई बहुत अध्ययन में अपने समय लग गए हों, तो ये सवाल उठता ही है कि भाई बाबा जी को तो अनुभव संपन्न है, और कैसे परिवार में है ना उनको अभी सब लोग लगे हुए हैं, पर तुरंत उस समय लग गए हों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हाँ है ना। तो ये जैसे मैंने इसका द्विपथ में भी जिक्र किया है, किसी ने उनसे पूछा बाबा जी आपके घर वाले तो लगे नहीं है ना, तो उन्होंने यही कहा कि भाई तो क्या जिनको जिज्ञासा है उनको बताऊं कि नहीं बताऊं, है ना। हाँ तो बाबा जी का तरीका ये होता था कि ना तो उन्होंने ये कहा कि भाई अपने घर वालों पे जिनको अपने परिवार मानते हैं पर उन्होंने तो सबको परिवार माना। तो मुझे ये लगा कि कोई जबरदस्ती से इसको समझाया नहीं जा सकता, ये प्रस्ताव बिल्कुल रूप। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात को प्रस्ताव के रूप में रखा है। तो ये दूसरा अभ्यास की शुरू में जरूरत पड़ती है कि हम कैसे जो ध्यान रखा जाए अपनी गति को भी अगर हमको बनाना है, तो घर वालों की सहमति में भी मान लो अध्ययन के लिए निकलना है, क्योंकि मैंने भी इसको झेला है कि मैंने जी जबरदस्ती की, है ना, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ। तो कहीं ना कहीं वो विद इंटरेस्ट मिलता ही है हमको, है ना। दूसरे भी हठ धर्मिता में आ ही जाते हैं, और फिर हाँ उतना ही कठिन रास्ता हो जाता है ना। बिल्कुल तो मैं तो कहूंगा कि जितना सहमति बना के चली जाए, जितना थोड़ा सा है ना चाहे अध्ययन करना हो, तो उतना ज्यादा डिविडेंड बाद में मिलता है ना, हाँ भैया ऐसा। मुझे इसको ऐसे कह सकते हैं क्या कि एक स्वयं के लिए अनुकूलता हो जाए, ऐसा कहीं ना कहीं आंतरिक इच्छा बनी रहती कि अगर ये समझ लेगा तो मेरे लिए अनुकूलता हो जाएगी। बिल्कुल। तो हाँ वो अनुकूलता हम ऐसा मानते हैं कि वो दूसरों से बनती है ना। हम्म एक्चुअल में तो वो हमारा ही पुरानी प्रवृत्तियां होती हैं, है ना। हम्म अनुकूलता तो अगर हमारी स्वीकृति है, हमको समझना है, तो हम्म, उसके रास्ते तो बहुत सारे निकल आते हैं। कोई कोई बिल्कुल देखिए हम सारे काम परिवार से पूछ के ही करते हैं ऐसा भी नहीं है ना। वो पहले भी तो अध्ययन और वगैरह के लिए सहमति बनाने में कोई दिक्कत नहीं, और बनी जाती है ना। जब बाहर हम्म, खाने पीने में बन जाती है, घूमने फिरने में बन जाती है, पर वो हमारी जो हठ धर्मिता होती है उसी वजह से ही वो आड़े आती है। कहीं ना सही कहीं हम जीवन विद्या का इस्तेमाल करके इस बात का बदला लेना चाहते हैं कि देखो आप तो हमको समझदार मानते नहीं थे, अब तो समझदार मानो, कम से कम हमको कोई बड़ी बात लग रही हाँ है।
बाकी सब के बाद में। तो वो थोड़ा सा कभी कभी अपने अंदर आता है कि यार वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर लगता है कि ये तो सही के अर्थ में नहीं है, तो उसको मिनिमाइज करते हैं, जैसे उनका भी काम चलता रहे उतना तो करते हैं जी। तो ये तो ठीक है भैया, है ना। जब देखिए परिवार में कोई भी आपराधिक कार्यक्रम तो होते नहीं है ना। तो जब तक वो नहीं है तब तक उनमें उनके प्रति असहमति की बजाय अपने को अगर हम उसको अनुकूल बना लें, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं वो भी मान्यताएं हमारी पुरानी होती हैं कि इस तरह के कार्यक्रम बहुत गलत है, नेगेटिव है ना। तो उनको भी जैसे मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूं, शालिनी दीदी आ गई है क्या? जैसे मैं पहले जी मेरा एक जी बहुत बड़ा वो था कि मैं फिल्म देखने नहीं जाता था, है ना। जैसे अक्सर होता है, मुझे लगता था ये बड़ा वाहियात कार्यक्रम है, एक तो पैसा खर्च करके जाओ और फिर टीवी वगैरह पे कभी देख लो, है ना। और इससे क्या है, परिवार में इसी को लेके बड़ा संघर्ष रहता था कि भाई आप हमें कभी फिल्म दिखाने नहीं ले जाते हो, बच्चों में भी और पत्नी में भी, है ना। तो मैं जब थोड़ा अध्ययन शुरू किया तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, टीवी पे देखते हैं और अगर इससे इन बात से ये खुश हो जाते हैं, है ना, तो क्यों नहीं। तो मैंने एक बार, है ना, उनको कहा कि अच्छा चलो आपको फिल्म दिखाने ले चलते हैं। मैं ले गया। हालांकि मैंने देखा कि मेरे ऊपर वो बड़ा अत्याचार मैंने कर लिया। हालांकि मेरी सलमान खान भाई से कोई दुश्मनी नहीं है, वो फिल्म तो ठीक ठाक थी, पर मुझे बिल्कुल उसमें मजा नहीं आ रहा था और मैंने सोचा ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। पर उससे क्या हुआ कि परिवार में थोड़ा सा एक तालमेल बना जो मेरे लिए वो आगे अनुकूल बना। तो ये ऐसा कार्यक्रम कर देने से मुझे लगता है कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती कृष्ण भाई, मुझे ऐसा लगता है। मेरी स्वीकृति नहीं है उसमें, पर पहली बार मैं उसके बाद अपनी स्वेच्छा से मैं उनको लेके गया कि मुझे लगता है भी चलो ठीक है ना, अगर इस बात से परिवार थोड़ा खुश हो सकता है और एकदम कोई समझ जाएगा। जैसे बाबा जी का सूत्र है मध्यस्थ दर्शन में, निरर्थक को हम दबाव पूर्वक छुड़वाएंगे तो छूटेगा नहीं, हठ धर्मिता बढ़ती है, बल्कि सार्थक पकड़ते ही निरर्थकता छूट जाती है। और धीरे धीरे देखा कि परिवार में वो हो ही गया कि भाई किसी का बहुत ज्यादा रहता नहीं है कि, है ना, दिखाओ। तो मुझे लगता है ये हो जाता है धीरे धीरे, अगर हम में धैर्य है ना। हम क्या चाहते हैं कि अपनी कंडीशन के अनुसार हम भी अपनी जल्दबाजी में समझना चाहते हैं, और हम जो प्रकृति का नियम है विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति, संपूर्णता को देखकर सापेक्षता में हम जल्दी से खुद भी समझना चाहते हैं और समझा भी देना चाहते हैं। वो बिल्कुल। शायद ज्यादा परेशानी की बात है। बिल्कुल भैया, मुझे यहाँ पर एक बात ध्यान आ रही है कि हमारे पूर्वाग्रह, पूर्व मान्यताएं और पूर्वाभ्यास ये हमारे रास्ते के रोड़ा है ना, इस जी पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जैसा आपने कहा ना कि किसी की कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं, ये जी बहुत सतर्कता का विषय है। हमारे, मुझे लगता है कि ये भी अभ्यास नहीं होता। थोड़े से मुझे लगता है तार्किक लोग होते हैं, उनको दर्शन जल्दी से मतलब मजेदार लगता है, हाँ और ऐसे क्रम में ये हो जाता है कि उनको एक ना सुनने की आदत नहीं होती है ना, तो वो हाँ हाँ, एक बिल्कुल एक बिल्कुल। आक्रामक विधि से भी कई बारी मतलब भले वो दिखाई ना पड़े, लेकिन अंदर अंदर वो एक आक्रामकता एक बनी रहती है कि ये समझ जाओ और मेरी बात अब तुम काट नहीं सकते हो, है ना। और वो व्यक्ति हाँ जो परिवार में होते हैं वो आपके आचरण को पहचाने रहने के कारण वो कहते हैं बातें आप कितनी भी कर लीजिए, आपके आचरण में तो आ नहीं रहा है, तो हम आपसे बिल्कुल। सुनेंगे नहीं। ये जी और हम अपने आचरण को नहीं, हम कहते हैं आप हमारे जो भी ज्ञान तर्क है, अब देखो मैं एक जागृत मानव का तर्क ले आया, अब इसको आप ना करके दिखाओ। हाँ हाँ है ना, तो ऐसा सब होते रहता है। बढ़िया बिल्कुल। ध्यानाकर्षण कराया है ना कि अन्य की कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं, और जी ममतावश भी, है ना, एक आइडेंटिटी एक्सटेंशन हम अपने परिवार को या अपने बच्चों को मानते रहते हैं, तो ऐसा भी लगता है कि मेरे परिवार का लोग ऐसे कहें कि हाँ इनके परिवार जो है वो ठीक चल रहा है या ये व्यक्ति अच्छा कर गया। मूलता भी देखेंगे ना तो दीदी ममतावश भी मुझे लगता है कि मूल बात तो ये होती कि लोग हमको प्रमाणित मान लें। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से प्रमाणित मान लें, सही जल्दी बात। से प्रमाणित मान लें। हाँ, जी, निमिषा देखिए दीदी। सम्मान की अपेक्षा तो हमें रहती है, देखिए, है ना। वो जी, जी। वो पहले रूप धन बल पद से पाना चाहते थे, अब हाँ। उसकी जीवन विद्या में जो नॉर्म है, कई बार जैसे जी, एक एक समय था ये फैल गया कि भाई जो लोग नौकरी छोड़ देते उनका बड़ा महिमा मंडन होता था, है ना। हाँ। होता है या तो
तो कुछ लोग इसी आवेश में छोड़ देते हैं कि बस, है ना। मैंने देखा कि बाद में वो बड़े तकलीफ में है ना। हाँ हाँ जैसे मैंने छोड़ा तो मैंने बड़ा कैलकुलेशन करके थोड़ा, है ना, वो जी करके छोड़ा। लेकिन जी मैंने अपने आसपास देखा कि कुछ लोग बड़े आवेश में छोड़ देते, छोड़ा हाँ केवल इस चक्कर में कि भाई लोग कहेंगे देखो उसने भी छोड़ दी, है ना। नौकरी हम्म व्यापार बाबा जी ने 1-2 बार गाली दे दी तो वो सम्मान का मुद्दा बन गया। जी तो ये किसी को वही वही जो प्रवृत्ति है कि दूसरों को देख के, है ना, सम्मान की अपेक्षा में कर देते हैं। तो वही दबाव भी घर वालों पे बनाते हैं कि हम जब सुनते हैं सभाओं में कि भाई देखो इनका परिवार पूरा जुड़ा हुआ है, तो हमको लगता है यार हमारे बारे में भी ऐसा बोला जाए कि हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। तो हाँ इसको हम बिल्कुल सम्मान का आधार मानकर जो ज्यादा करते हैं, रादर हम्म, देन कि मेरा समझना है और दूसरों को समझने में सहयोगी होना है, वो बिल्कुल प्रायोरिटी में रहना ज्यादा बड़ी बात है। एकदम एकदम एकदम। तो भैया इस बात से निकल भैया के भैया जी 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 कृष्ण दीदी, भैया आपको 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 इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो था ना वो थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ मैं एक बार, हाँ अगर सचिन आप। भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा हाँ, कि आप भी शायद डिस्कनेक्ट हो गए, तो मैंने वो नहीं नहीं, मैं बात रखी मैं जी कनेक्ट था लेकिन दीदी बीच में बोल रहे थे तो मैंने फिर थोड़ा सुनना ठीक समझा। जी जी तो भैया मेरा इसमें ये था कि जो आपने आंसर दिया वो जनरलाइज हो गया थोड़ा सा, जी और मैं भी इसको समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैं इसको मध्यस्थ दर्शन का जो बार बार जहाँ रिपीटेशन होता है जिस बात का कि तन मन धन का सदुपयोग, हम्म, और कायिक वाचिक मानसिक और कृतकारित अनुमोदित, जी जो बताया 9 तरह के ये जो कनेक्ट किए हैं, हम्म। फिर हम इन चीज़ों को उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं क्या भैया? हाँ भैया, जो बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये है कि मैं तो सदुपयोग करना शुरू करूं, है ना। मेरा आग्रह अगर दूसरों के प्रति भी होता है, जैसे परिवार वालों के प्रति होता है, आप देखिए हमारी दूसरों से इस तन मन धन का सदुपयोग कराने की एक सीमा है, अगर हम इसको स्वीकार करें, है ना, कि भाई मैं मोहल्ले वालों को करा सकता हूँ क्या, सरकार को करा सकता हूँ क्या, है ना। जो अभी हम जितना भी सरकार का बजट है उसमें सबसे ज्यादा डिफेंस में खर्च हो रहा है, कितना दुरुपयोग है ना। तो क्या आप उसको करा सकते हो अभी? हाँ, एक बात। नहीं करा सकते भैया। तो उसी को फिर अपने परिवार में भी लेके आया जाए, है ना, कि मैं ठीक दूसरा बात। मतलब कि उनकी, जब तक वो देखो समझ से व्यक्ति का आचरण नियंत्रित होता है, मेरे चाहने से या मेरे उपदेश से तो नहीं होगा, है ना। तो मैं जबरदस्ती भाषण देकर कराना चाहता हूँ, मेरी ये चाहना में तो है कि मेरे परिवार वाले तो करें कम से कम, है ना। पर मैं उतना स्वतंत्रता परिवार वालों को भी दूं कि भाई जब वो समझेगा तो करेगा, मैं खुद तो करूं तन मन धन का सदुपयोग, है ना। पर भैया यहाँ पे एक प्रैक्टिकल उदाहरण रख देता हूँ तो और मुझे समझने में आसानी रहेगी। जी जैसे मेरे परिवार का कोई सदस्य है हम्म जिसका खुद का अपना नौकरी है और सैलरी है लगभग 45,000 पर मंथ। हम्म। अब वो भी उसको अगर पूरा नहीं पड़ता है और वो एक तरह से फिर वो दुरुपयोग की कैटेगरी में चला जाता है, तो वहां भैया पर एक कैसे बनता है? एक काम कर लें, वैसे दीदी निर्णय ले लें कि अगर आपका बहुत व्यक्तिगत है तो मैं अलग से भी आपसे बात कर सकता हूँ। भैया ये ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं आपका नंबर आप अगर शेयर करेंगे तो मैं आपसे अलग से बात हाँ, करेंगे। मैं अभी लिख लीजिए नंबर, नाइन भैया सेवन टू फाइव जीरो हाँ अभी लिखने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं बाद अच्छा, में भैया लास्ट में लेता हूँ आपसे नंबर एक बार। हाँ जी 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 हाँ, है ना मैं दीदी, ये ठीक रहेगा ना, क्योंकि बहुत व्यक्तिगत बिल्कुल हो जाएगा, शायद बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए वो उतना वो ना रहे। जी हाँ जी हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल, है ना तो भैया, बढ़िया है क्योंकि ना आपसे हम अलग से बात कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत गहराई में डिटेल चले जाएंगे व्यक्तिगत। ठीक बात है, नहीं जी ठीक बात जी है भैया, बिल्कुल ठीक है। जी भैया, और मैं भी बिल्कुल। क्या ठीक से रख पाऊंगा आपसे व्यक्तिगत हाँ बात। हाँ जी हाँ जी 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 बढ़िया दीदी। किशन भाई है ना। तो हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि पहली बात तो ये है ना कि हम हमारे भीतर वैचारिक समाधान हो जाए। अच्छा भैया ये बताइए कि आपने बहुत सारी चीजों में हमने भी वो मुझे लगता है यहाँ बैठे सभी ने है ना हर जगह जगह जा जाके घाट घाट का पानी पीने की विधि से जी एक्सप्लोरेशन तो चल ही रहा था हाँ है ना। तो पहली बात जो दर्शन की मुझे समझ में आती है वो ये है कि वैचारिक समाधान हो जाए। हम्म और जो भौतिकवाद में आदर्शवाद में जो एक कहीं ना कहीं रिक्तता है उसकी यहाँ पूर्ति है व्यवस्था के प्रस्ताव के रूप में है ना। जी तो भैया इसके बारे में आप कहिए कि कैसे देखते हैं आगे का कार्यक्रम अभी क्या हो रहा है, कैसा लगता है आपको, आपको लगता है कि ये चीज हो जाएगी? क्योंकि कई बारी लोगों का एक ये भी जो नए लोग जुड़ते हैं उनको प्रश्न होता है, मुझे भी हुआ था, बाबा जी को अनुभव हुआ है ना, उसके बाद आगे क्या है ना, जी जी आगे किसी को अनुभव होगा नहीं होगा, किसी को अभी तक तो हुआ नहीं है ना। जैसे कृष्ण पंथी में कोई कृष्ण तो नहीं हो पाया है ना। ठीक बात है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि हमें कब अनुभव होगा
है ना। दूसरा एक विधि है कि भाई मानवीय जो परंपरा है उसको बनाने के लिए काम करना है। तो कैसा चल रहा है काम, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, काफी सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, और आपने मुझे फोन पे बताया भी था कि आप लोग भी 20 एकड़ जमीन पे कुछ लोग मिलकर के कुछ प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। जी जी। जी, तो बिल्कुल ठीक बात है दीदी। तो देखिए, इसमें जो पड़ाव और अध्ययन प्रक्रिया की जो आपने बात की, मतलब आपने जी। वो शब्द प्रयोग नहीं किया अध्ययन प्रक्रिया, हम्म, पर हम्म, वही अनुभव की तरफ या वैचारिक समाधान, है ना। जी। तो इसके 2-3 पड़ाव बहुत बढ़िया है ना, जो मुझे लगता है। सबसे पहली बात तो ये होता है ना कि व्यक्ति के मन में जो बेसिक मूल क्वेश्चन होते हैं, है ना, कि भाई ये अस्तित्व क्या है, सृष्टि क्या है, ब्रह्मांड क्या है ना, इसका कोई प्रयोजन है क्या, ये बड़ा सवाल रहता है। और फिर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, है ना, मानव क्या है, दूसरा प्रश्न ये रहता है। और तीसरा, मेरा क्या प्रयोजन है, या है ना, मेरा कोई जीने का लक्ष्य क्या है, जी। मैं कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, कहाँ जाऊंगा, हम्म, ये 3-4 सवाल। और या मैं क्या करूं, फिर मेरा, है ना, भूमिका क्या है समाज, घर में, परिवार में, समाज में, है ना, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में। ये सामान्य प्रश्न हर व्यक्ति के होते हैं, क्योंकि बिल्कुल। जैसे हम जानते ही हैं कि भाई बाबा जी ने तो बता ही दिया है, पर हम खुद भी बच्चे रहे हैं और हमारे खुद के भी बच्चों को देखते हैं, तो बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता ही है। तो हम्म, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मध्यस्थ दर्शन की जो खूबी है कि इन सब सवालों का एक तर्कपूर्वक जवाब मिलता है ना। तो अगर वैचारिक समाधान से पहला जो स्टेप है वो ये है कि क्या मुझे ये जो मैं परिचय शिविर करता हूँ या अध्ययन कर रहा हूँ, मुझ में ये संभावना दिखती है। क्योंकि मैं अपना कहूँ तो मैंने जितनी भी पद्धतियों को देखा, है ना, वो करने में थोड़े समय के लिए अच्छे भी लगते थे, लेकिन उसके साथ साथ में क्वेश्चन बने रहते थे, है ना। हम्म, और गहराई से अध्ययन करने के बावजूद भी ये संभावना नहीं लगती थी लोगों से चर्चा करने के बाद कि इनके यहाँ पे जवाब है ना, हम्म। वो जवाब की भी संभावना नहीं लगती थी। मैं अपनी अपने आधार पे बताता हूँ, बिल्कुल भैया, सहमत हूँ मैं यहाँ इस बात से। जी। है ना, हाँ। यहाँ पे पहली संभावना ये उदय होती है कि भाई लगता है कि सब सब चीज का सवाल का जवाब मिलेगा, है ना। जी। परिचय शिविर से ही ऐसा आभास हो जाता है ना। बराबर, एकदम एकदम सही है। तो पहला तो स्टेप ये है ना। हम्म, तो अब ये क्या है कि जब हम अध्ययन करते हैं, अगर ये संभावना दिखती है, तो पहला ये करें कि क्या मुझे लगभग थियोरटिकली, हम्म, अभी मैं प्रैक्टिकली नहीं कहूंगा, हम्म। कि क्या लगभग सवालों का जवाब मिल गया, मोटे मोटे सवालों का जवाब। जी। हालांकि नए सवाल पैदा होते हैं, है ना, कि कुछ साइंटिफिक कौतूहल हो जाते हैं कि बाबा जी ने कहा प्रकाश में गति नहीं होती है, विज्ञान कहता है गति होती है। तो हम्म, ऐसे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी मिल जाते हैं। जी। पर अभी उन कॉन्ट्राडिक्शन को अगर छोड़ दिया जाए, या ये कैसे कहें कि जीवन गठनपूर्ण परमाणु ही है ना, या हम्म, कैसे हम अमर कह रहे हैं, तो कुछ ऐसे नए सवाल तो आएंगे। पर पहले एक जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, सैद्धांतिक, है ना, थियोरेटिकल, वो अगर मिलती है हमको, तो ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है ना। हम्म, दूसरा, जीने में उत्साह, है ना। मैं हम्म, 2-3 पड़ाव बता देता हूँ जी। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि उससे पहले मन का अनमना रहना, है ना, खिन्नता रहना, उत्साह नहीं होना, हम्म, बोरियत होते रहना, मन में चिंता पीड़ा बने रहना, ये एक सामान्य से भाव रहते हैं व्यक्ति के। चिड़चिड़ापन रहना, कुछ भी क्लैरिटी नहीं रहना। तो थियोरटिकल क्लैरिटी के बाद क्या मुझ में उत्साह बना, क्या मेरे जीवन में दिशा मिल पाई, क्या मैं अपने जिंदगी में लक्ष्य को देख पाता हूँ। अगर ये मेरे आधार पे ये बहुत अच्छे से मिलता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मुझे ये स्पष्ट हो गया है ना। तो हम्म, थियोरटिकल के बाद दूसरा ये, क्या मेरे जीने में व्यक्तिगत रूप से मुझे हम्म, कुछ पड़ाव नजर आते हैं क्या, कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, है ना। सही बात। तीसरी बात है कि तीसरा पड़ाव है कि क्या मुझे अध्ययन प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है ना। मैं हम्म, अनुभव तक पहुंचूंगा, पर मैं एक एक पड़ाव को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। जी कि जी। क्या मुझे स्पष्ट हुआ है कि ये बाबा जी कह क्या रहे हैं, क्योंकि अध्ययन प्रक्रिया को बहुत, कि एक जगह लिख दिया हो बाबा जी ने, ऐसा नहीं किया है। वो संभाव हम हमारे लिए एक काम है कि वो जगह जगह हमको उसको डेसिफर करना है ना। कि जो लिख दिया है उसके उसको हमको पहचानना होता है। तो मैं एक दो लाइन में उसको खुद भी, जैसे मैंने समझा, वो मैं रख भी दूंगा। जी। पर उसकी स्पष्टता भी आवश्यकता है ना। तो ये अगर 3-4 पड़ाव हो जाते हैं, और क्या मुझको इसमें माइलस्टोन मिलेंगे,
है ना। तो ये 4-5 स्टेप, तो पहला ये कि क्या मुझे थियोरेटिकल मेरे क्लैरिटी बनती है, है ना। दूसरा, क्या मुझे मेरा मन प्रसन्न रहने लगा है ना, कि भाई अब बोरियत, चिंता, पीड़ा ये खत्म होने लगी है। थोड़ा जो मैं क्या संबंधों में थोड़ा तालमेल देख पाता हूँ क्या, ये एक दूसरा पड़ाव है ना। और तीसरा है क्या मेरे जीवन की दिशा, ये इनको पड़ाव आगे पीछे भी देख सकते हैं, सारे जुड़े हुए हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। पर तीसरा ये कि क्या मुझे मेरे जीवन की दिशा और लक्ष्य स्पष्ट हो गया है, और चौथा मुझे क्या अध्ययन प्रक्रिया के बारे में स्पष्टता बन गई है, और वो पड़ाव मुझे दिखते हैं, है ना। तो ये 4 हो जाने से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अनुभव ना भी हो तो एक जीवन प्रसन्नता पूर्वक, खुशपूर्वक निकल सकता है, ऐसा मुझे लगता है ना। बिल्कुल। अध्ययन प्रक्रिया के बारे में अगर कहूं तो मोटी मोटी जो अध्ययन प्रक्रिया नागराज जी बता रहे हैं कि देखिए, हम जो कुछ भी हमको सुख या दुख जो प्रत्यक्ष रूप से होता है, वो संबंधों में होता है, संबंधों में झगड़ों से या मनमुटाव से, और वहां से निकल के आता है। तो जो भी हम कार्य व्यवहार करते हैं वहां पे परेशानी होती है ना। ठीक बात है। अब अगर इसको देखेंगे तो उसका आधार है हमारे विचार। तो क्योंकि विचारों में हमारे में स्पष्टता नहीं होती है, वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो भी हम व्यवहार करते हैं वो विचार के आधार पे करते हैं, और विचार का आधार हमारी मान्यताएं हैं, है ना। तो मान्यताएं या तो भ्रम से पैदा होती हैं या जागृति या समझ से पैदा होती हैं। तो हम सब जो भी व्यवहार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अभी हमारी जो मान्यताएं बनी हैं उसके आधार पे कर रहे हैं, है ना। तो अध्ययन प्रक्रिया को देखेंगे तो मोटा मोटा जो प्रयास है कि जो जब हम पढ़ते हैं मध्यस्थ दर्शन को, तो हमारी जो मान्यताएं हैं और जो मध्यस्थ दर्शन में अवधारणाएं दी हैं नागराज जी ने अनुभव मूलक विधि से, उनको हम सुनकर मनन करते हैं, उन पे विचार करते हैं, उन पे तर्क लगाते हैं, तो क्या हमको वो स्वीकार होती है तर्क पूर्वक। तो कुल मिला के अध्ययन प्रक्रिया का पहला भाग जो है वो बहुत बड़ा ये है, मान्यताओं का रिप्लेसमेंट, कि मेरी जो पुरानी मान्यताएं हैं वो बदलकर, है ना, जो मध्यस्थ दर्शन की अवधारणा है वो मुझे स्वीकार हो जाए। तो अभी तर्कपूर्वक जो स्वीकार होती है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि निश्चयात्मक स्वीकृति तो बोध की बात होगी, पर चित्त में वो स्मरण में आ जाए, क्योंकि फिर अध्ययन शुरू होगा। या अध्ययन को कह ही रहे हैं बाबा जी की, है ना, आत्मा की साक्षी में, अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक क्रिया, है ना, जो भी क्रिया प्रक्रिया और प्रयास है, तो स्मरण में ये सब आ जाए तो मेरी मान्यताएं ये रिप्लेस हो जाए, क्योंकि मान्यताएं रिप्लेस होंगी तो मेरे विचारों में समाधान आएगा, है ना, स्पष्टता बनेगी, और फिर मैं न्यायपूर्वक या मूल्यों का निर्वाह कर पाऊंगा। ये पूरी अध्ययन प्रक्रिया, और ये मैं कर पाऊंगा तो मुझे साक्षात्कार और बोध की या अवधारणा की ओर मैं बढ़ूंगा। ये मोटा मोटा काम है ना। इसको अगर एक शॉर्ट में बोले, इसका फिर डिटेलिंग तो, है ना, हो ही सकता है, पर आप सुन रहे हैं। तो मान्यताएं रिप्लेस हो करना एक बहुत बड़ा काम है, और उसके जो प्रयास शुरू होते हैं, तो ये अगर एक काम हो गया तो इसमें क्या है कि क्या मुझे पहला स्टेप ये होगा कि क्या दर्शन की पूरी सूचना आ गई है अध्ययन में, ये पहला माइलस्टोन होगा। अब मैंने जैसे वो बताया ना, पहले तो जिंदगी के माइलस्टोन, अब अध्ययन के जो पड़ाव हैं, सूचना का पूरा हो जाना एक माइलस्टोन है। इसका कैसे टेस्टिंग होगा कि क्या मैं गोष्ठी में तर्कपूर्वक बात को रख पाता हूँ, क्योंकि ये सहज है ना। अपने में विचार स्पष्ट हुआ है, इसका मतलब है कि मैं दूसरों के सामने इस बात को ठीक से रख सकता हूँ। इस अर्थ से नहीं कि मैं दूसरों को समझा रहा हूँ, बट इस अर्थ से रख पाए कि क्या मुझे कितना स्मरण में है, कितना मैं बात को रख सकता हूँ। गोष्ठियों में रखना शुरू करें, है ना, अपने संबंधियों को इस दृष्टि से रखें कि मुझे कितना याद है, इसलिए नहीं कि दूसरा समझ रहा है, दूसरे को समझाना है ना, कि मेरे स्मरण में कितना है, कितना मैं तर्कपूर्वक दूसरों को बता पाता हूँ। तो मेरे पास सूचना पूरी हुई का मतलब यह है कि मैं पूरी बात को तर्कपूर्वक रख सकता हूँ। बिल्कुल जुड़ा है ना, कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ रही है इस बात को, जुड़ाव को देख पाना और रख पाना, बिल्कुल रख पाना तो स्मरण पूर्वक ही है। बिल्कुल। दूसरा स्टेप बनता है कि भाई अब मैं इसको कैसे, अगर मैं तर्कपूर्वक रख सकता हूं तो इस पे भी ध्यान दें कि मेरे विचारों में, मेरे अंदर में भाव क्या बन रहे हैं।
क्या मैं सबके प्रति स्नेह का भाव है या किसी के प्रति कंपटीशन, द्वेष, घृणा, वो भी है। इसको भी जांचना है अपने आप को कि मेरे में भाव क्या बने रहते हैं, किसके प्रति। कई बार जीवन विद्या को लेके कंपटीशन हो जाता है कि गोष्ठी में इसकी तो तारीफ हो रही है, मेरी नहीं हो रही है ना, या इसको ज्यादा समझ में आ गया, मुझे कम आ रहा है, या इसको लोग ज्यादा समझदार मान रहे हैं, मुझे कम मान रहे हैं। ये सब भी झंझट आते हैं, है ना, ध्यान प्रक्रिया में। जो हमारे रूप, धन, बल, पद को लेके बनता है, वही फिर मैंने बताया ना जीवन विद्या को लेके बनने लग जाता है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ कि हमारी हालत तो ऐसी है कि अगर हम मान लो नदी में तैरने गए और वहां मछली हुई तो उससे कंपटीशन कर बैठेंगे, है ना, क्योंकि वो तो प्रवृत्ति है हमारी पुरानी, है ना। तो जीवन विद्या में भी कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो जबकि यहाँ कह रहे हैं कि भाई सबके साथ उपयोगिता, पूरकता को पहचानना है ना। तो ये सब सावधानियां। तो भाव क्या बन रहे हैं। और तीसरा स्टेप है कि क्या मैं अब संबंधों में प्रस्ताव पूर्वक प्रस्तुत हो पाता हूँ, दूसरे की बात को सुन पाता हूँ, या अपनी कहने में लगा रहता हूँ। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा अगर मैं सुनना शुरू कर देता हूँ, है ना। तो ये फिर अपने में आएगा, और एक बार सुनना शुरू हुआ तो मैं फिर, है ना, अपने में देख पाऊंगा कि धीरे धीरे जो अगला स्टेप आएगा, मैं अभी उसको आगे कि मेरा जीने में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, जो अभी कृष्ण भैया बोल रहे थे, तन मन धन का क्या मतलब है। ये धीरे धीरे स्टेप्स बनते हैं। सबसे बड़ा स्टेप, एक और बड़ा माइलस्टोन जब आता है, जब ये 2-3 चीज हो जाती हैं, तो एक बड़ा स्टेप ये आता है कि क्या मैं अब अपनी आवश्यकताओं को निश्चित कर पा रहा हूँ। क्या मैं ये देख पा रहा हूँ परिवार के रूप में, चाहे परिवार की सहमति हो या ना हो, पर कम से कम मैं अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को निश्चित रूप से देख पा रहा हूँ। वो जो पहले वेगनेस रहती है ना, कि हेल्थ के लिए कितना चाहिए, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, है ना, मतलब मेरी क्या आवश्यकता है, स्पष्ट हो जाना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। दूसरा, मैं चीजों को कीमत की बजाय मूल्यों के रूप में देखने लग जाऊं, है ना। मेरे घर में सोना बहुत है फिर भी मैं परेशान हूँ, प्लॉट पड़ा हुआ है उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है, ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनी रहती हैं, है ना। तो अपने पास रिसोर्सेज को मैं अच्छे से देख पाऊं कि आवश्यकता निश्चित हुई और मेरे पास साधन कितने हैं, और उनको मैं मूल्यांकन करके एक दूसरे के साथ पूरक देख पाऊं कि क्या मेरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने साधन हैं। तो फिर मेरा जीना जो है बहुत निश्चित हो पाएगा, नियंत्रित हो पाएगा। ये मैंने मोटे मोटे पड़ाव दे दी, कुछ रैंडमली बताए, नॉट वेरी सिस्टमेटिक। नहीं, पर ये बिल्कुल मेरा एक क्वेश्चन था अध्ययन से संबंधित, जी, जो भी आपने रखा, तो अध्ययन पूरा होना जो भी आपने रखा वो स्मृति में, और फिर आपने आगे जो भी बताया है उसके आधार पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा अध्ययन पूरा हुआ नहीं। तो अभी वैसे मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी अध्ययन किया नहीं है, तो ऑनलाइन ही मेरा जुड़ना हुआ है। जहाँ जहाँ भी ऑनलाइन सेशंस की मुझे जानकारी मिल रही, मैं जुड़ करके अध्ययन कर रहा हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है भाई ये शायद जो ऑनलाइन मोड है ये इवन श्रवण और पठन के लिए भी पूरा नहीं पड़ेगा, ऐसा है? बिल्कुल ठीक बात है। ऑनलाइन अपने आप में पूरा नहीं है, पर ये बिल्कुल इसकी भी अपनी उपयोगिता है, क्योंकि कुछ तो सूचना मिलती है ऑनलाइन से। पर सही बात है। मैं बताता हूँ कि जहाँ पे रह के, चाहे 2 महीने में 10 दिन का करें, चाहे 6 महीने का करें या 3 महीने का करें, जहाँ जैसा भी अध्ययन होता है, क्योंकि जो एक इसमें अभ्यास की बात आती है ना, लोगों के साथ व्यवहार अभ्यास, जो मैंने अभी कहा कि अपने को जांचने का जो तरीका है, मेरे अपने सहपाठियों के प्रति भाव क्या बन रहा है ना। जैसे अभी आपको सुन के किसी के मन में ये आ सकता है, यार ये आदमी अभी नया नया बहुत सवाल पूछ रहा है ना, तो आपके प्रति इसी बात को लेके कुछ एक विरोध पैदा हो सकता है। तो हम हर कोई जांच सकता है इसको अपने में, है ना। तो ये भी जांचना तब होता है जब हम साथ मिलके पढ़ने का कार्यक्रम बनाते हैं, साथ गोष्ठी करते हैं, है ना। तो कृष्ण भाई इसलिए ये साथ में मिलके जो छोटी में या कहीं और भी अध्ययन होते हैं, कानपुर हो, मानव तीर्थ हो, हापुड़ हो, जहां जहां भी हो रहे हैं, बुल्डाना हो, वहां जाके लोगों के साथ में अध्ययन करने का एक एक्स्ट्रा होता है। अभी हम अपनी अपनी जगह बात को सुन रहे हैं, पर जब वहां पे इंटरेक्शन करते हैं, अपने व्यवहार की जांच भी होती है, वहां पे भाव की जांच भी हो पाती है, इसलिए वो आवश्यक मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, है ना कृष्ण भैया? हाँ, स्पष्ट हो गया। क्या बात है ना। तो 8:53 हो गए और लगभग भैया जो मुझे प्रश्न पूछने थे वो मैंने पूछ ही लिए। फिर भी है ना, अगर आपको बाबा जी के साथ जो भी आपका सानिध्य, उनका सानिध्य रहा,
उसमें कोई आपके साथ कोई मजेदार बात हो गई हो, कुछ ऐसी बात, कोई सूत्र के रूप में बाबा जी ने आपको कुछ कहा हो और वो बार बार आपके ध्यान में आता हो, है ना, या कुछ भी लाइफ चेंजिंग जो बात हो, या सहज ही कुछ आपको याद करना हो तो आप बता सकते हैं ना, शेयर कर सकते हैं हमारे जी, साथ। मैं दो छोटी छोटी बातें। भैया एक बार आपका नंबर ले लूं भैया, अगर बीच हाँ, में। 97 जी 250 जी 220 जी 77, है ना। थैंक यू तो भैया। इस पे एक बार अपना व्हाट्सएप भेज दीजिएगा भैया, तो फिर है ना बात कर हाँ, लेंगे। जी 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 भैया जी, जी धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया। तो दीदी बिल्कुल मुझे दो घटनाएं याद आती हैं। एक तो ये कि है ना कि बाबा जी कितना एक दया कृपा करुणा को है ना समझने की तरफ ध्यान आकर्षण करते थे, और दूसरा एक कैसे वो एक वात्सल्य और है ना उस भाव को भी प्रकट करते थे, ममता वात्सल्य वाले भाव को। तो जी। तो दोनों बात बताता हूँ। पहले थोड़ी मजेदार वाली बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि जब मैं दिव्य पथ लिखने के लिए अमरकंटक गया, है ना, तो ये घटना मुझे बार बार याद आती है कि कैसे एक है ना एक जागृत व्यक्ति कितनी छोटी बातों को भी ध्यान रखता है। तो उनका एक दिन, मेरा अगले दिन निकलने का है, तो एक दिन पहले उन्होंने श्रीराम भाई को बोला पाल जी को समोसे खिलाओ, है ना। अच्छा। तो उस समय अमरकंटक में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो श्रीराम भाई ने कहा बाबा जी बहुत बारिश हो रही है। तो बोले अरे समोसे बारिश में ही तो खाए जाते हैं। अब श्रीराम भाई को ऑप्शन नहीं है, बोले ठीक है बाबा जी लेके आता हूँ। तो वो गए और देखा कि मतलब बारिश में, खैर वो तो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन एक छोटी सी बात है कि किस तरह से वो एक ऐसा कोई भी आता था तो भाई चाय पियोगी कि कॉफी पियोगे, है ना। तो कोई कहता था नहीं बाबा जी कुछ नहीं पीना है, तो बोले कि नहीं हमने ये नहीं बोला है कि कुछ नहीं पीना है, ऑप्शन चाय या कॉफी में है ना। जी जी। तो वो पीना ही, मतलब एक छोटी छोटी बातों को भी ऐसे ध्यान रखते थे, जो कभी लगता था कि यार है ना ये, या जैसे एक बताते हैं कि जब बाबा जी किसी के यहाँ खाना खा रहे थे तो दिनेश भाई राठौर इस बात को बताते हैं कि वो गए तो बीच बीच में जिनके यहाँ गए थे उस महिला से पूछते थे बेटा स्कोर क्या हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, है ना। तो अपने दिनेश भाई बड़े परेशान हो गए कि कहाँ ये अनुभव संपन्न व्यक्ति, और इनको किसी की हार जीत से क्या लेना, इंडिया हारे या पाकिस्तान जीते, है ना। तो लेकिन ये बार बार स्कोर पूछे चले जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछ ही लिया जैसे ही मौका लगा, बाबा जी ये सब क्या आपको लेना देना क्रिकेट से, है ना। कि बोले बेटा मुझे तो क्रिकेट से कुछ नहीं लेना देना है, मुझे तो ये महिला जो दीदी बेटा है इनसे लेना देना है। मुझे पता है कि इनको क्रिकेट में बहुत मजा आता है, और आज मैं आ गया हूं तो इनको मैच देखना नहीं मिल रहा है, तो मैं इनसे पूछता हूं तो ये जरूर कुछ ना कुछ करके बताती होंगी मुझे। तो कैसे वो हर व्यक्ति की रुचि का भी ध्यान रखते थे कि वो उनके साथ संबंध बना रहे। लक्ष्य तो जो कृष्ण भाई भी बोल रहे थे ना, हम ये सवाल आ सकता है, ये वहीं से जुड़ता है कि अल्टीमेटली संबंध महत्वपूर्ण है। हम रुचियां के आधार पे कई बार तोड़ देते हैं। तुम हमारी बात नहीं सुनते हो, तुमको तो अभी है ना फिल्मी देखनी है, छोड़ो, तुम्हारा समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो संबंध को नहीं तोड़ते थे, है ना। तो एक तो ये मुझे बड़ी अच्छी प्रेरणादायी बात कई सारी घटनाओं से सुनने से और उनके साथ रहने से, कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा, मेरा एक निश्चित कम खाने का अभ्यास है, तो बोलते हैं अरे बहुत कम खाते हो, खाओ एक रोटी और खाओ। तो एक दादा की तरह, मतलब जो है क्या उम्र है, मैं संकोच में ज्यादा नहीं लेता था, तो ये शायद बात को देख पाते थे कि उनके साथ खा रहा हूँ तो नहीं नहीं खाओगे, है ना, उम्र से बहुत कम खाते हो। तो ये खाने पीने इन चीजों को भी तरफ ध्यान देते हैं। और तीसरी बात हमेशा यही बोलते थे कि कुछ अच्छी बात बताओ, और ये इसका अर्थ मुझे ये समझ में आया कि वो चाहते थे कि भी कोई इस बात समझ में आई है तो उसको बताओ आप, है ना, क्या समझ के क्या नहीं समझ में आया, सवाल पूछते थे, और फिर अपने से है ना ये देख के कि उसको बताते थे। तो उनका प्रेरणा यही था कि कोई कार्यक्रम जो हमेशा, जैसे मैंने बताया बाबा जी ये कर लिया जाए, जैसे मैं सरदार शहर में कोई WBL विजडम बेस्ड लिविंग का प्रयोग करना चाहता था, तो बोले समझ गए हो क्या। अब ये सवाल के सामने तो फिर समझ के करोगे कि बिना समझे करोगे। जी। तो यानी कि उनका हमेशा, जो आदमी कोई भी हो, किसी भी रूप धन बल पद से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते थे, है ना, ऐसा मैंने देखा, और समझने की ओर ज्यादा ध्यान दिलाते थे
कि बाकी सब गौण है, या जैसे देते थे कि भाई आप हमारा पैर दबाओगे आप जल्दी समझ जाओगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। आप सेवा कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, करो, है ना। पर पैर दबा देने से या हमको रगड़ने से आपको जल्दी समझ जाएगा नहीं, होने वाला है। उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं उनकी, कि कभी भी है ना, ऐसा नहीं लगता था कि वो रहस्य की तरफ ले जाएंगे या चमत्कार कर देंगे कि तुम हमारे साथ रहोगे तो, है ना, हम जल्दी समझ जाओगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2-3 बातें मुझे बिल्कुल ध्यान रहती हैं दीदी। क्या बात है, 8:59 हो गए, 1 ही मिनट बाकी है सेशन कंप्लीट होने में। मैंने आज भैया आपसे बहुत सारी बातें एकदम, है ना, ध्यान में आई, बहुत सारी चीजें जुड़ी। मैं थोड़ा सा समराइज करके सभी के सामने रख देती हूँ क्या आज हमने बात भैया के साथ करी। तो जब आपने बात शुरू करी तो आपने कहा कि मैंने अपने लिए 3 बिंदु जो है वो निर्धारित किए। तो मैं उसको ऐसे सुना कि आर्थिक संपन्नता, है ना, इस बात को एक ध्यान में आया कि थोड़ा अभी अभी हमारे पास शब्द है समृद्धि, लेकिन है ना एक बात आई कि हमारी एक प्रोफेशनल सक्सेस हो, है ना, और स्केपिज्म, है ना, इस बात को आप स्पष्ट देख पाए कि ये जो है अभी समाज सेवा में थोड़ा स्केपिज्म वाला मुद्दा है। और इसके बाद हम लोगों ने बात करी, है ना, बाबा जी के साथ कैसे आपने उस पुस्तक का, है ना, आगे बढ़ा कार्यक्रम, वो भी जबरदस्त रहा, है ना, जबरदस्त रहा। तो देखिए फिर आगे अध्ययन प्रक्रिया के क्रम में हमने देखा कि परिवार के साथ जीते हुए सबसे बड़ी बात जो आज मैंने सीखी वो ये है कि समावेशों से बचाओ, है ना। हमको लगता है कुछ सही हाथ लग गया है तो चलो अब अच्छा मौका है किसी अन्य की कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का, और उस पर अपनी बात जो है ना उसको थोप दें, लाद दें, है ना, अपनी एक, है ना, सत्ता को स्थापित कर दिया जाए। तो इस तरीके की हठ धर्मिता से बचना है। ये जो ना सुनने की आदत हम में है ना, इसके प्रति थोड़ी सतर्कता देखी जाए कि हम क्या अपनी बात को संवाद के रूप में कर पा रहे हैं, क्या प्रस्ताव के रूप में रख पा रहे हैं, जब कोई व्यक्ति उसको अपोज कर रहा है तो क्या उसको सुन पा रहे हैं। तो ये एक ध्यान देने की बात है। फिर आपने कहा पठन की प्रक्रिया में, है ना, पहली बात है कि थियोरेटिकल क्लैरिटी हमको बन जाए कि भाई वास्तव में दर्शन में कहा क्या जा रहा है ना, बात क्या हो रही है। और दूसरे रूप में अगर देखें तो वो जीने में उत्साह के रूप में दिखने लगता है। इसको मुझे लगता है मैंने भी महसूस किया है कि थोड़ा जो व्यवहार में हम असामाजिक रहते हैं भौतिकवादी या व्यक्तिवादी विचार और शिक्षा के कारण, वो थोड़ा तो खत्म होता है ना। जैसे लोगों के साथ जुड़ना, सहज जुड़ना शुरू होता है, मेरे साथ हुआ, तो मैं इस बात को भी थोड़ा कह सकती हूँ कि हाँ ऐसा होता है। जीने में उत्साह, लोगों से जुड़ने का उत्साह, है ना, मन में एक सहज प्रसन्नता बनी रहना, और एक सहज ओपननेस होती है ना लोगों के साथ, है ना, कि ये भी एक पड़ाव है और ये बहुत सुंदर पड़ाव है। साथ साथ ऐसा करने क्रम में, ऐसा होने के क्रम में दिशा और लक्ष्य की स्पष्टता हो जाना। तो ये एक बात है ना, अध्ययन प्रक्रिया की स्पष्टता हो जाना कि क्या क्या स्टेप्स हैं इस चीज में, और बाकी कंटेंट की स्पष्टता हो जाना। और इस क्रम में हम पाएंगे कि हमारे अंदर धीरे धीरे मान्यताओं का रिप्लेसमेंट होने लगा। जैसे आपने कहा ना कि विचार की अस्पष्टता या आशा विचार इच्छा की एक रूपता न होने के कारण ही सारे संघर्ष हैं। तो विचार स्पष्ट हो जाएगा और मान्यताएं सटीक हो जाए, है ना, तो मुझे लगता है काफी सारा जो झगड़ा द्वंद है वो मुझे लगता है ठीक भी हो जाएगा। तो इस क्रम में मान्यताओं का रिप्लेसमेंट हो जाए, चित्त में जो अध्ययन की वस्तु है एक मनाकार ठीक बन जाए, ऐसा हो जाए, अध्ययन की वस्तु स्मरण में आ जाए, ताकि चिंतन होने के लिए कंटेंट हो कुछ हमारे पास। और देख सकते हैं कि बैर भाव जो है वो खत्म होने लगे, है ना, हम दूसरे को सुन पाने में सक्षम हो। तो मुझे लगता है श्रवण की, मुझे लगता है शुरुआत होती होगी शायद उससे, हम दूसरे को भी सुन पा रहे हैं, बाबा जी क्या कह रहे हैं उसको जब हम सुन पाते हैं तब। फिर हमने बात करी बाबा जी के साथ जो आपने उनके साथ जो बिताया गया समय है, उनकी जो बातें आपकी याद में हैं, उससे आपने एक बात मुझे अशोक गोपाला भैया ने कही थी कि उनको बाबा जी ने स्पष्ट कहा था कि बेटा विहार करने से स्वीकृति बनती है ना, आपके प्रति दूसरे के साथ स्वीकृति बनती है। तो ये बात मुझे उन्होंने बोली थी और मुझे ये याद रह गई बात कि हाँ, तो हम कई बार, है ना, अपनी रुचियों के आधार पर विहार को ही बंद कर देते हैं,
और जहाँ बाबा जी ये मान के शुरुआत करते हैं कि हर कोई हर कुछ को पूरा पूरा समझ सकता है, हमारी शुरुआत होती है ये तो समझ ही नहीं सकता, इसको हटाओ। ऐसा भी हो जाता है। तो संबंध महत्वपूर्ण है, संबंध नहीं खत्म करने, विहार करना। और आपने जो स्मृति से एक बात बताई कि बाबा जी स्वागत भाव से तृप्त कर देते थे लोगों को, है ना, कि और अच्छी बात बताओ के रूप में एक सार्थक संवाद का आवाहन, है ना, क्योंकि आपसे पूछेंगे तो आप सोचने लगोगे भाई अच्छी बात कौन सी है, बहुत सारी बातें इस चक्कर में रिजेक्ट हो जाती हैं, ये तो अच्छी बात ही नहीं है ना। और अंत में जो आपने बात कही ना, वो ये कि समझने के लिए से बाबा जी ने पूछा कि भाई समझ गए हो क्या, है ना, तो वो आपने आज 2-3 बार बात ये रखी, तो मुझे ये समझ में आया बाबा जी ये चाहते रहे कि समझने के लिए निष्ठा पूर्वक प्रस्तुत होते रहना, स्वयं को लगाए रहना, मन को लगाए रहना, ये एक महत्वपूर्ण बात है ना। तो भैया इसमें कुछ जोड़ना हो तो जोड़ दीजिए। आपने बहुत अच्छे से समराइज किया, तो मैं बिल्कुल आपका बहुत सभी का आभार, आपका आभार कि आपने मुझे ये अवसर दिया फिर से इन बातों को रखने के लिए। तो मुझ में फिर से एक उत्साह बनता ही है, ये पूरकता है कि जब शेयर करते हैं तो फिर से अपने को देखने का, स्वयं मूल्यांकन का अवसर मिलता है कि जो मैं कह रहा हूँ कि मैं कितना उसको फॉलो करता हूँ, कहाँ मैं पहुंचा हूँ। तो ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी। जो भी लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आप करना चाहें, है ना, जो भी कहना चाहें भैया से भी, तो आप उसको लिख सकते हैं, तो भैया तक भी ये बात पहुंच जाएगी, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। तो भैया आपका भी खूब खूब धन्यवाद। हमने 2 दिन पहले ही आपसे बात किया कि आप आइए और हमें आपका थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए, है ना, तो धन्यवाद भैया। और क्या, और आपकी पूरकता बनी ही हुई है ना, हर एक तरह से आपकी पूरकता बनी हुई है। अलका दीदी कह रही थैंक यू सुरेंद्र पाल भैया। जी, सबके थम्स अप भी दिख रहे हैं स्क्रीन पे, सभी को अच्छा ही लगा है, ऐसा मैं देख ही पा रहा हूँ, है ना, कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये पूरकता बनी हुई है, तो सभी का धन्यवाद दीदी। हाँ भैया, इस समय आप बेमित्रा में है ना? इस समय अभी मैं रायपुर में हूँ दीदी, बेमित्रा आना जाना लगा रहता है ना। तो अभी मतलब पूरी तरह वहाँ शिफ्ट नहीं हुए, पर हफ्ते में 2-3 दिन वहाँ समय बीतता ही है अभी, है ना। बढ़िया है ना। तो ठीक है, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति कृतज्ञता, हमारे साथ जो हमारे बड़े जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी खूब खूब कृतज्ञता, क्योंकि वो हमारे अध्ययन में बहुत सहायक हुए, है ना। तो इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, और मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे, है ना, अपने अध्ययन के साथ। ठीक है भैया, है ना। नमस्ते, धन्यवाद सभी को, नमस्कार, नमस्ते। नमस्ते भैया, आभार।